अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू जतिन वर्मा। सो एनालिसिस करते हैं आज के एडिटोरियल्स का 18 मई 2017 के। देखिए ये आर्टिकल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अ ग्रेट वॉल ऑफ पैरानोया, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉन्ग जर्नी ऑफ अ फॉरगॉटन पीपल, ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं। द अदर डेट इशू, ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हाई स्टेक्स बैटल, ये भी पार्टली हम डिस्कस करेंगे। इसका जो हाफ सेक्शन है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, वैसे तो देखिए ये ईरान के इलेक्शन से डील करता है, तो इसको हमारे को ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में ये बात नहीं कर रहा है। जो उनका डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनेरियो है ये उसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब बातें हैं। तो फर्स्ट सेक्शन फिर भी रेलेवेंट है, तो हमने इसका वो डिस्कस कर लिया है। बाकी का आप लोग हिंदू की ऐप से खुद पढ़ सकते हैं। दी अदर डेट इशू, जो एनके सिंह पैनल की रिपोर्ट है उसमें कुछ नए पहलू हैं, ये ऐड करेगा ये आर्टिकल, तो आप लोग अपने नोट्स में उन्हें इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। आर्टिकल 142 एंड द नीड फॉर जुडिशियल रिस्ट्रेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे। तो ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट को बार बार इन्वोक नहीं करना चाहिए। अगर इन्वोक इसका हो रहा है, इसकी इन्वोकेशन हो रही है, तो उसके लिए समाधान भी दे रहे हैं। के वेणुगोपाल, अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एमिनेंट लॉयर आई वुड से। तो इनके आर्टिकल थोड़ा अच्छे आते हैं, तो अच्छे से स्टडी करेंगे इसे। अब यहाँ पे ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा हो गया यूरोपियन यूनियन, पहले इंडियन यूनियन की बात कर लेते हैं। अब ये FAQ में एक अच्छा सा पॉइंट दे रखा है WPI के बारे में, कल हमने स्टडी करा था। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करूंगा, 17 मई के एडिटोरियल्स मैंने कल इवनिंग में अराउंड 8:30 पे अपलोड करे थे, तो आप उनका वीडियो जो है देख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। अभी से ये वीडियो थोड़ा टाइम पे लाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई थिंक कि सुबह सुबह आप लोगों को भी पढ़ लेना चाहिए कुछ और जो आपका बेसिक मटेरियल है, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी बेसिक्स, वो पढ़ लें। इसके बाद में न्यूज़पेपर एनालिसिस खोलें, क्योंकि न्यूज़पेपर अभी आपको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा। पढ़ते रहें जो यूपीएससी की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, बिकॉज ये होता है कि फिर मेंस में क्या होगा, इसी मंथ से ही ज़्यादा आर्टिकल्स, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। प्री में तो अब चलो, प्री तो प्रिंट हो जाएगा, सील हो जाएगा, पैक हो जाएगा, लेकिन मेंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए बैकलॉग ये इकट्ठा हो जाएगा 1 महीने का। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे देखिए, जब शाम में थक जाएं तब ये वीडियो एडिटोरियल्स को आप देखें। ये नहीं कि सुबह सुबह खोल के बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके चलते गेटिंग द नंबर्स राइट, ये WPI के बारे में कुछ कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हमें बताएगा, तो हम देखेंगे। डेटा पॉइंट आज का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हमने छोड़ दिया है। चलिए आगे चलते हैं। लीड आर्टिकल, वन बेल्ट वन रोड पे हमने बहुत सारी बात करी है। अब क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो चाइना में बीजिंग में जो मीट हुआ, वन बेल्ट वन रोड कॉन्क्लेव जो भी हुआ, उसको अटेंड नहीं किया है, तो हिंदू के आर्टिकल्स उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिंदू बीइंग अ लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड मतलब न्यूज़पेपर। डज इंडिया रिस्क आइसोलेशन एज यूरेशिया moves towards a new chapter of connectivity and interdependence? तो अब ये मूल आधार है इस आर्टिकल का, इसी को स्टडी करते चलेंगे। रीजंस फॉर इंडिया ऑप्टिंग आउट, मतलब कारण क्या है कि जो इंडिया ने मतलब इसको अटेंड नहीं करा। पहला कारण तो हम सब लोग अभी जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहली आपत्ति हमें क्या है कि जो पाक अधिग्रहित एरिया है हमारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें से सीपेक की एक रोड गुजरती है, मतलब एक प्रोजेक्ट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका नाम है, पहला ब्रॉड प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, ध्यान से समझना। उसका एक हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका एक हिस्सा है जो जम्मू एंड कश्मीर, जो पाक अधिग्रहित इलाका है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, वो उसमें से गुजरता है। तो इंडिया चाइना को ये कह रहा है कि आप इसमें से ये रोड को बंद करिए पहले, मतलब ये प्रोजेक्ट नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तब हम सोचेंगे आने की। यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं, ये तो चलो एक मुद्दा है, और उससे बड़ा मुद्दा, कोर कंसर्न क्या है, सॉवरेनिटी का तो है ही है। ये सॉवरेनिटी मतलब ये हमारी जमीन है। द ऑब्जेक्शन टू B&RI इज एक्चुअली मोर डीप रूटेड, नेमली दैट चाइनाज राइज एंड प्रोजेक्शन ऑफ जियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस is a direct challenge and threat to India's great power, aspirations and traditional position in the subcontinent. तो यहाँ पे ये है कि जियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है जो चाइना अपनी बढ़ाता जा रहा है, उसके चलते इंडिया को थोड़ा सा मतलब इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जिसके चलते इंडिया की जो पावर एस्पिरेशंस हैं उन पे थोड़ी सी चोट लग रही है। इसके चलते ही इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो राइटर इसे क्रिटिसाइज करेंगे, तो हम भी साथ साथ देखेंगे, काउंटर क्रिटिसाइज राइटर को भी करेंगे। द टू कंटेंडिंग व्यू पॉइंट्स ओप्टिंग आउट, गुड और बैड, मतलब दो व्यू पॉइंट्स हैं कि अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा हमारे लिए। वन इन्फ्लुएंशियल स्ट्रैंड ऑफ इंडियन थिंकिंग इज दैट अनलेस एंड अंटिल इंडिया डेवलप्स इट्स ओन रीजनल कनेक्टिविटी प्लान्स, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक इंडिया अपने आप को मतलब सशक्त नहीं बना लेता और ओन रीजनल कनेक्टिविटी प्लान्स, जैसे कि BMIC,
BBIN जो हमने बात करी थी, भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल कॉरिडोर टाइप, ठीक है। तो जब तक इंडिया वो कनेक्टिविटी खुद की स्टैब्लिश नहीं कर लेता, अपने आप में प्रबल नहीं बनता इंडिया, तब तक ये चाइनीज स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें मेंबरशिप लेने का कोई फायदा है नहीं। एनी प्री मेच्योर एंगेजमेंट इज लाइकली टू एंट्रैप इंडिया एंड स्टंट इट्स राइज। तो मतलब ये इंडिया को एंट्रैप कर लेंगे, इंडिया झांसे में फंस जाएगा, एग्रीमेंट वगैरह साइन हो जाएंगे और इंडिया की जो अपनी ग्रोथ है वो उसे थोड़ा स्लो कर देगा, मतलब स्टंट कर देगा उसकी ग्रोथ को इंडिया की। दूसरा व्यू क्या कहता है, ये पहला व्यू था। ऑल्टरनेटिव व्यू क्या कहता है, देखिए, इंडियाज राइज itself needs engagement and connections, बट इंडिया को राइज होने के लिए कनेक्शंस तो स्थापित करने पड़ेंगे, चाहे चाइना के साथ में हो चाहे सेंट्रल एशिया के साथ में हो। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये कनेक्शन स्थापित करके ही इंडिया राइज करेगा, बजाय इसके कि इंडिया की ग्रोथ यहाँ से स्टंट हो रही है, ठीक है। विद वाइडर एशियन एंड यूरेशियन इकोनॉमीज, मतलब एशियन जो है, सेंट्रल एशियन, कजाकिस्तान, रशिया के पास की जो कंट्रीज हैं, स्पेशली इन दी पोस्ट 2008। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक सो रहे हो वो जाग जाओ। यहाँ पे क्या है कि पोस्ट 2008 क्राइसिस के बाद में क्या है, देखिए, हम पहले अमेरिका पे डिपेंड रहते थे, यूरोप पे डिपेंड रहते थे, ठीक है। अब क्या है कि उनके वहाँ से तो हमें कुछ एक्सपोर्ट करने को ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उनकी पावर खुद की डिक्लाइन हो रही है। इसके चलते क्या है, विच हैज़ रिड्यूस्ड द वायबिलिटी ऑफ प्रीवियस लिबरलाइजेशन मॉडल ऑफ ड्रॉइंग इन वेस्टर्न कैपिटल। मतलब हम ये वेस्टर्न कैपिटल पे निर्भर रह रहे थे, यूएसए और यूरोप के, कि वहाँ से हमारे यहाँ पे निवेश आएगा और वहाँ पे हम गुड्स अपनी बेचेंगे, ठीक है। तो उसके चलते हमने क्या कर दिया था, उस पर आधार कर दिया था, मतलब उस पे केंद्रित रह के हम अपनी इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसे अंजाम दे रहे थे, उसे लिख रहे थे। एंड अ हैंडफुल ऑफ सर्विस सेक्टर लिंक टू वेस्ट। तो हमने देखा कि अभी वेस्ट में क्या चल रहा है, इन्फोसिस वगैरह जैसी कंपनियां हैं, जो वीज़ा रिफॉर्म है उसके चलते वो वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं भेज रही हैं, ठीक है। पहले हम इस पे पूरी तरह से निर्भर कर रहे थे सर्विस सेक्टर पे, कि BPO, इन्फोसिस वगैरह सॉफ्टवेयर सेल करेंगी उन्हें, इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, IBM है, तो ये सारी कंपनीज इन्हें वेस्ट पे डिपेंडेंट थी। लेकिन अब क्या हो गया, 2008 की जो मंदी आई थी दोस्तों, उसके बाद यूएसए की अपनी पावर कम हो गई है। तो यूएसए क्या कर रहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आपने देखा वीज़ा रिफॉर्म की, मतलब इंडियंस को वीज़ा नहीं दिया जाएगा, या मतलब और देशों के लोगों को भी वीज़ा इतनी आसानी से अब नहीं दिया जाएगा, और इन कंपनीज को काम करने के कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिए जाएंगे, इन्फोसिस वगैरह को, जिसके चलते अब हमें अपना जो ग्रोथ मॉडल है, राइटर कह रहे हैं कि चाइना के साथ में लिंक कर दो, तो हमें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहिए था। इसी से हमारा देश विकसित हो पाएगा, इसी से आयात निर्यात बढ़ेगा, इसी से ही हमारी तरक्की हो पाएगी। तो बाहर रहना, मीटिंग को अटेंड ना करना बुरा था, अटेंड करना अच्छा रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। इन दीज चेंज सर्कमस्टांसिस द B&RI इज सीन टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस कैपिटल। अब ये कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जो कि हालात बदल रहे हैं, फाइनेंस कैपिटल ये हमें प्रोवाइड करता, मतलब B&RI यदि हम ज्वाइन कर लेते, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको भी ये विकसित करने में, डेवलप करने में हमारी मदद करता। कैसे, क्योंकि चाइना क्या दे रहा है, जो कंट्रीज B&RI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर रही हैं, चाइना का ये प्रोजेक्ट है जो, उनको सस्ते ब्याज दर पे लोन दिए जा रहे हैं। कहाँ से दिए जा रहे हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें कि इंडिया की भी हिस्सेदारी है, मतलब इंडिया भी भागीदार है इनमें। तो इसके चलते इंडिया को फाइनेंस कैपिटल मिल जाता, मतलब पूंजी मिल जाती, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सड़क, अपने जो भी मतलब SEZs वगैरह बनाने हैं, जो सड़कें बनानी है, जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क हमें बिछाना है अपनी कंट्री में, उसके लिए हमें पैसा मिल जाता, और मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आती, क्योंकि इन कंट्रीज से जो डिमांड आती, जब रोड नेटवर्क पूरा बिछ जाता, तो ये जो कंट्रीज हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, वहाँ से डिमांड आती गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इंडिया उन्हें वहाँ पे निर्यात कर सकता था, एक्सपोर्ट कर सकता था, यानी टू बटरेस इंडियाज इकोनॉमी। तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी को एक पुश मिल जाता। एंड अदर कोल्ड वॉर, ये मैंने कुछ इसमें वर्ड्स इंसर्ट करे हैं, तो ये सिर्फ प्योरली हिंदू का एनालिसिस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि क्या हम देख रहे हैं कि शायद एक और कोल्ड वॉर हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो पोजीशन ले रहा है चाइना के खिलाफ, मतलब इतनी रिजिड तो नहीं है जितनी रशिया और मतलब USSR और USA में थी 1990 से पहले, लेकिन हाँ उस दिशा में कुछ देखने को मिल रहा है। क्या, एन अदर कोल्ड वॉर दिस टाइम बिटवीन एशियन पावर्स, मतलब हम देख रहे हैं चाइना और इंडिया, एशियन पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर टाइप, ये कमर्शियल वॉर कह लो या कुछ ऐसा कह लो, तो ये ऐसा सा फिनोमिना देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे हिस्ट्री से लिंक करना चाहो, GS पेपर 1 से, तो वैसे तो जाग रहे हो, थोड़ा ऐसे भी जाग के देखो इसे, कि इन एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। द फर्स्ट व्यू इज बेस्ड ऑन एन इमेज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन एंड राइवलरी
एंड लीव्स लिटिल रूम फॉर कोलैबोरेशन। अब पीछे चलते हैं, देखिए ये जो फर्स्ट व्यू की बात करी है यहाँ पे, वन इन्फ्लुएंशियल स्ट्रैंड ऑफ इंडियन थिंकिंग, ये जो फर्स्ट व्यू है कि इंडिया को पहले खुद विकसित होना पड़ेगा, ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे केंद्रित है, आधारित है कि भाई मतलब पहले इंडिया डेवलप होगा, उस पर राइवलरी है। मतलब इसमें जो भाषा है वो ये है कि मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में राइवलरी है, इंटेंस कंपटीशन है। जैसे आप लोगों के बीच में कंपटीशन है ना यूपीएससी का, वैसे वाला कंपटीशन मतलब ये कहने हैं यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में। सेकंड जो व्यू है जो हमने देखा कि इंडिया को विकसित होने के लिए इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पे निर्भर होना पड़ेगा चाइना और इंडिया को, वेयर द आइडिया ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन नॉट अकर इन आइसोलेशन। मतलब जैसे आप लोग हो अपने दोस्तों से बात करते रहते हो, जो भी मदद चाहिए होती है वो आपका दोस्त अगर इकोनॉमी में अच्छा है तो आपको इकोनॉमी समझा देगा, आप उसे किसी भी चीज़ में यदि अच्छे हो तो आप उसे वो समझा दोगे, नहीं तो बातों से फुसला लोगे, ठीक है। ऐसा आप लोग करते हो मतलब निकालने के लिए। वैसे ही इंडिया चाइना के साथ कर सकता है कि चलो प्रोजेक्ट में हिस्सा ले लिया, आप रोक तो सकते नहीं, जो चीज़ हो रही है उसमें भागीदारी ले लेते। उससे आइसोलेशन मतलब अकेले एकांत कमरे में बंद करके तैयारी नहीं हो सकती, ये कहना है यहाँ पे। इंडिया अगर अपने आप को ये सोचे कि बाकी सारी कंट्रीज, बांग्लादेश, नेपाल, इधर मालदीव्स हो गया, ये सारी कंट्रीज यदि इसमें कनेक्ट हो रही हैं तो इंडिया सिर्फ अकेले रह के अपने आप को विकसित कैसे कर लेगा, क्योंकि इंडिया का आयात निर्यात इन कंट्रीज पे भी निर्भर करता है जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी। बोथ वर्ल्ड व्यूज हैव सम मेरिट, मतलब ये कह रहे हैं दोनों में कुछ कुछ खूबियां हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खामियां हैं एक में खूबियां ही हैं। द प्रॉब्लम रियली लाइज इन इंडियाज इनएबिलिटी टू इमेजिन सिक्योरिटी मोर होलिस्टिकली। ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है वो मेन मुद्दा जो है यहाँ पे इंडिया की मतलब इनएबिलिटी है। यहाँ पे इंडिया यहाँ पे कैपेबल नहीं है सिक्योरिटी को होलिस्टिकली देखने के हिसाब से, मतलब पूरी तरह से अगर सिक्योरिटी को हम एनालाइज करें तो इंडिया एक मतलब दृष्टिकोण अपना बढ़ा नहीं रहा है उस वे में। एंड रेकनसाइल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या है कि अपने जो उसके विवाद हैं, जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हैं, उसकी अपनी इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी मतलब मुद्दे हैं उनमें वो मतलब ये देख रहा है कि चाइना से अलग रह लूंगा तो मतलब सही रहूंगा। ये रेकनसाइल नहीं कर रहा है चाइना के साथ में, जो भी विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा है विद वाइडर डेवलपमेंटल गोल्स। मतलब जो ये जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं या चाइना या इंडिया ग्रो करेगा, उसको हमें जो ब्रॉड हमारा डेवलपमेंटल गोल है कि असल मुद्दा क्या है, हमें ये मतलब फाइट नहीं लेनी है जो कोल्ड वॉर में देखी थी यूएसएसआर के बीच में। हमें क्या करना है, हमारे जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं हमें विकसित होना है। कम शब्दों में यदि कहें तो हमारा जो वाइडर गोल है, जो बड़ा गोल है वो विकसित होना है। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को हमें इसके साथ में विकसित होने के गोल के साथ में थोड़ा सा हमें रेकनसाइल करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा। ये है यहाँ पे लर्निंग फ्रॉम अदर्स। If we carefully examine the approaches of the major powers and India's immediate neighbors, we can discern a more sophisticated strategy of dealing with China. मतलब ये कह रहे हैं कि हमें औरों से सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? Both US and Russia are proceeding rapidly with their bilateral cooperation with China. मतलब वो चाइना से तालमेल बिठा रही हैं ये दोनों कंट्रीज, यूएसए एंड रशिया। तो इंडिया को इनसे सीख लेते हुए तालमेल बिठानी चाहिए। कैसे तालमेल बिठाना चाहिए देखते हैं। रशिया ऑफ कोर्स इज सेंट्रल टू चाइनाज any trans-Eurasian vision of most basic reason, that is मतलब for most basic reason क्या है, चाइना का कोई भी ड्रीम है यदि ट्रांस यूरेशियन मतलब यूरेशिया को पार करके यूरोप में पहुंचने का, तो उसे रशिया से होके गुजरना पड़ेगा। कारण क्या है? तो कारण क्या है यहाँ पे? ज्योग्राफी। तो अब एक बार मैप पे नजर डाल लेते हैं इसको स्टडी करने के लिए बेटर वे में। देखिए अगर रशिया से गुजरने की हम जो बात कर रहे हैं, क्यों गुजरना पड़ेगा रशिया से, ये रहा एक वे में चाइना यहाँ पे, ठीक है, और ये रहा रशिया। और अगर चाइना को रशिया में अपनी गुड्स पहुंचानी है, वन बेल्ट वन रोड के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ से लिंक करने की बात कर रहे हैं। ब्रीफली समझ लो, बाकी अपना एटलस देख लेना, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज बीच में आती हैं, कजाकिस्तान और ये तजिकिस्तान जो भी हैं, तो ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए रशिया का वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। और रशिया क्या कर रहा है, उसके बावजूद भी रशिया को पता है कि चाइना ओवर डिपेंडेंट है, ठीक है। बोथ यूएसए एंड रशिया आर प्रोसीडिंग रैपिडली। कैसे? लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी के लिए मतलब रशिया पे डिपेंड रहना पड़ेगा। मोस्ट बेसिक रीजन क्या है यहाँ पे? ज्योग्राफी। जो हम रीजन की बात कर रहे थे, ये रीजन है यहाँ पे। चाइनीज ट्रांस यूरेशियन विजन, मतलब ट्रांस यूरेशिया, ये यूरेशिया बोला जाता है इस रीजन को। जो ये अगर रीजन की बात करें, ये इस रीजन की, सॉरी जो ये यूक्रेन और रशिया वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको क्रॉस करने के लिए चाइना को यूरेशिया से गुजरना पड़ेगा, जिसके चलते उसे रशिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये चीज़ है।
अब देखिए, इवन अ cursory glance at map reveals that any long range connectivity projects require active cooperation and coordination with Moscow and its central allies. 3 of the 6 corridors outlined by China, 6 corridors हैं टोटल वन बेल्ट वन रोड में, outlined by China as a part of B&RI, ठीक है, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, तो चाइना सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑल इम्प्लाई रशियन कोऑपरेशन। तो मतलब इसमें रशियन कोऑपरेशन हमें चाहिए, चाइना को चाहिए ही चाहिए रहेगी, ठीक है। तो रशिया को वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी रशिया उनसे बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है चाइना से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्टडी करनी है। ये जो कॉरिडोर्स वगैरह रहे, आई एम वर्किंग ऑन अ वीडियो की ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, अभी जो मीटिंग हुई है, क्या इंडिया को करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, जब भी आएगा लेट आएगा वो बेस्ट होगा, थोड़ी सी वेट कर लो तो उसके आपको ये सब समझ आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये है मैप, हमने देख लिया अभी। अमेरिकन कंपनीज टू आर डीपली इंटरेस्टेड, अब हमने रशिया की बात कर ली, रशिया कैसे कोऑपरेट कर रहा है, अब हम बात कर रहे हैं अमेरिकन कंपनीज की। टू डीपली इंटरेस्टेड इन अपॉर्चुनिटीज दैट वुड अक्रू फ्रॉम बी एंड, अब चाइनीज कंपनीज क्या है कि मतलब पहले से ही वो ताक लगाए बैठे हैं कि कब ये बनेगा कब, इसीलिए मतलब ये मतलब अपनी उनकी जो व्यापार की अवधियां हैं वो और ज़्यादा खुलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, इसीलिए टू पार्टनर विद चाइनीज फर्म्स एज वेल एज होपिंग टू सर्व एज एन इंडस्ट्रियल सप्लायर इन दी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो चाइनीज कंपनीज जो हैं, यूएस की कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भागीदारी मतलब रेल लाइन बनाने के लिए या कुछ और तरह की मतलब वो करने के लिए, भागीदारी के लिए तैयार बैठी हैं। दिस इज प्रोबेबली वाई, यही एक कारण है जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीनियर व्हाइट हाउस जो ऑफिशियल हैं उनको भेजा है यहाँ पे, जाई जिनपिंग की जो ये सबमिट करी गई है 14-15 मई को, तो इसीलिए तवज्जो यूएसए भी इसे दे रहा है। दिस इज नॉट टू सजेस्ट दैट यूएसए एंड रशिया, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब यूएसए एंड रशिया आर अनकंसर्न्ड, मतलब उन्हें चिंता नहीं है कि मतलब उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो उनका दबदबा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एशिया में, जिसे पिवट एवट ये लोग कहते हैं, यूएसए कहता है, वो दबदबा कम हो जाएगा। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, अपनी पेरीफेरी को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। कैसे, दोबारा मैप पे चलते हैं। देखिए अभी चाइना का दबदबा कहाँ है, दबदबा तो है ही नहीं वैसे, कि मतलब ये साउथ चाइना सी में जो अपना प्रकोप फैलाने की कोशिश कर रहा है चाइना, इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसके चलते यूरोप में भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, अफ्रीका में भी हो जाएगा, ठीक है, इन कंट्रीज में जो इंडिया के अराउंड है उनमें भी हो जाएगा। तो ये दबदबा से ये नहीं है कि यूएसए और रशिया चिंतित नहीं है, वो चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे डोवटेल कर लिया, ऐसे तालमेल बैठा लिया कि चलो ठीक है, हम चेरी तो पिक कर लेंगे केक के ऊपर से, लेकिन बाकी के केक को हम छोड़ देंगे, मतलब हम अपना नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये यहाँ पे ऐसे इंडिया को भी करना चाहिए, राइटर ये कह रहे हैं। रादर दे हैव चोजन अ पॉलिसी ऑफ एनहेंसिंग इंटरडिपेंडेंस अलॉन्ग विद परसुइंग देयर ओन जियो स्ट्रेटेजीज। अब जियो स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो रणनीति जो कंट्रीज तैयार करती हैं पॉलिटिकल एरिना में, अपने आप को एक मतलब ये कह लो कि इन्फ्लुएंस, मतलब उनका दबदबा बना रहे, वो स्ट्रेटेजी जो तैयार करी जाती है उसे जियो स्ट्रेटेजी बोला जाता है। जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रफली समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जज्बाती बिल्कुल ना हो, यहाँ पे ये है ऑफ अपहोल्डिंग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंसेज, मतलब ये जो मिलिट्री अलायंसेज हैं साउथ कोरिया के साथ में यूएसए की, जो हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए ही सही बहाना बना के वहाँ पे थर्ड मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया गया है। तो ये है सऊदी अरेबिया के साथ में जो उनकी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है उसको भी बरकरार रखा जा रहा है, इजराइल के साथ में भी बरकरार रखा जा रहा है, भले ही चाइना एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है अपनी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब उनकी उसकी जो जोन है, जिस मतलब जिस हिस्से में वर्ल्ड के उसका दबदबा है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रशिया एंड चाइना, रशिया एंड यूएसए इस बात से अवगत है कि ऐसा करेगा, लेकिन फिर भी वो उसमें भागीदारी निभा रहे हैं, किसमें, वन बेल्ट वन रोड में। तो इसीलिए इंडिया को भी कुछ ऐसा करना चाहिए था। रशिया फॉर एग्जाम्पल इज डेवलपिंग इट्स ओन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कॉल्ड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन which is actually at far more advanced stage of institutional development। मतलब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को रशिया अंजाम दे रहा है, ठीक है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा विकसित लेवल पे है अभी, मतलब जो उस पर बातचीत चल रही है, जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही है, संस्थाएं बनाई जा रही हैं, वो चाइना के वन बेल्ट वन रोड से कई ज़्यादा आगे अगली स्टेज पे चली गई हैं। मतलब डिस्कशन की, सिंगल मार्केट बनाने की बात करी जा रही है 5 कंट्रीज़ में। तो इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शेयर कर दी गई हैं प्री के लिए, आप लोगों के लिए। फैक्ट्स क्या हैं, देखिए, Russia and 4 ex-Soviet nations have finalized the formation of a new economic alliance, that is Eurasian Economic Union,
4 एक्स सोवियत नेशंस आर बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया एंड किर्गिस्तान। तो ये 4 ये हैं और रशिया एक है, 5। इसकी डिटेल्स मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ अपने पुराने वीडियोस में। और काफ़ी लोग आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो कि मैंने वहाँ पे एनालिसिस करना क्यों छोड़ दिया। जी हाँ, मैंने छोड़ा है वहाँ से और पर्सनल रीजंस के चलते छोड़ा है, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ कुछ कारण हो जाते हैं कि मतलब मेरे को अपने वे से एनालिसिस करना था, यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड करके या कुछ करके, तो उस वे से मैंने वहाँ पे आई थॉट कि चलो ठीक है, मैं अपने वे से एनालिसिस करना चाहता हूँ, देर से आए कैसे भी आए अपने वे से आए, ये पॉइंट था। तो वो एनालिसिस में मैंने ये डिस्कस करा था बेसिक डिटेल्स। अभी 20th के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आई विल शेयर दोज डिटेल्स ऑन कोरा, ठीक है। ये पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स मैं अपनी पीपीटीज एनालाइज करके जो जो क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ, आई कमिट, आई मतलब यहाँ पे आपको पूरे पूरे उससे आश्वासन दे रहा हूँ कि सारी डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए आप इन्हें प्लीज खुद के लिए फाइंड आउट करें। यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 2015। तो ये बनी थी 1 जनवरी 2015 को, रीसेंट है, तो ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये डेट लिखी गई है। इट सीक्स टू bolster इंटीग्रेशन ऑफ member nations which include Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan, primarily located in northern Eurasia, ठीक है। तो ये मतलब इनको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिंगल मार्केट बनाएंगे, कैसे, जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाने की बात करी जा रही है रशिया की अगुवाई में। इवन इन दी सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, वी कैन नोटिस क्लियर ट्रेंड्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। मतलब हम ये देख सकते हैं अपने आस पड़ोस के देशों में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, मतलब थोड़े जटिल है ये अप्रोच। क्या अप्रोच है, देखिए, ऑल आर परस्यूइंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद चाइना while also maintaining close connections with India and reassuring दिल्ली। मतलब ये लोग हमसे, मतलब हमारा इन पे दबदबा था, इन कंट्रीज पे दबदबा था या अच्छे संबंध थे, कल्चरल टाइज, जो भी अच्छे अच्छे नाम दे सकते हो दे लो, शॉर्ट में उसे दबदबा ही कहेंगे, ठीक है। तो मतलब हमारी यहाँ पे थोड़ी ये कंट्रीज जब भी कोई समझौता साइन करती थी तो हमारी उसमें मतलब एडवाइस मांगी जाती थी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि चाइना इतना ज़्यादा विकसित हो गया है, 1980 में जो उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह, मतलब वो प्रोजेक्ट तभी शुरू कर दिए थे। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब शुरू करे, 2005 में जो ये एक्ट आया था। उससे पहले जो पहला बनाया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे ईपीजेड बोला जाता था, वो कहाँ पे था, आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। ये है फॉरेन पॉलिसीज। अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए, इंडिया को पुचकार भी लेते हैं दिल्ली को कि ठीक है हम आपसे पूछ के कर रहे हैं, ठीक है, रीअश्योर कर देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि मतलब हाँ ठीक है, आपके कंसर्न्स हमने ध्यान में रख लिए हैं। लेकिन करते क्या है, जो चाइना कहता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, राइटर वो खुल के नहीं बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ यहाँ पे, अबाउट देयर फॉरेन पॉलिसीज एंड जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशंस। तो सारे प्रोजेक्ट जो हैं पहले मतलब इंडिया को पूछे जाते हैं कि आप करोगे इसमें काम, मतलब वो इंडिया के थोड़ा, मतलब अभी हमारी फाइनेंशियल अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके चलते इंडिया उन प्रोजेक्ट्स में 8 बिलियन, 9 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर नहीं खर्च कर पाता। इसके चलते वो सारे प्रोजेक्ट चाइना को दे दिए जाते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हम मतलब 1 बाय 1 पिछले 1 महीने में बातें कर चुके हैं। म्यांमार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बांग्लादेश के जो प्रोजेक्ट्स हैं, श्रीलंका के हैं। तो आप देख रहे हो सारा कुछ धीरे 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 चाइना मतलब उनमें अपना वो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करते जा रहा है। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव दैट ऑल ऑफ इंडियाज इमीडिएट नेबर्स एक्सेप्ट भूटान सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू बीजिंग समिट। मतलब सबके जो मतलब डिप्लोमेट्स हैं, दूत हैं, वो वहाँ पे गए थे, कुछ ना कुछ डेलीगेशन उन्होंने भेजा था। दिस सेटिंग सजेस्ट इट वुड बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग इफ नॉट इम्पॉसिबल फॉर दिल्ली फॉर इंडिया टू परसुएड साउथ एशिया टू कर्टेल और कट ऑफ टाइज विद चाइना। तो ये सारे देशों का इस समिट को अटेंड करना ये दर्शाता है कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, अगर इम्पॉसिबल नहीं तो चैलेंजिंग हो जाएगा इंडिया के लिए, इन देशों को, मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह को, हमारे नेबरिंग कंट्रीज को परसुएड करना, उन्हें मनाना कि आप चाइना के साथ में अपने संबंध ना बढ़ाएं। तो ये नहीं हो सकता अब। वट इंडिया कैन रियलिस्टिकली डू इज शेप द टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इट्स नेबर्स परस्यू विद चाइना। अब इंडिया रियलिस्टिकली क्या कर सकता है जो कि अचीवेबल है, वास्तविकता जो है, सिर्फ ये कह सकता है कि मतलब टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो वो बनाने जा रहे हैं चाइना के साथ में, सिर्फ उसमें कुछ कुछ उन्हें हिदायत दे सकता है। अपहोल्ड सर्टेन रेड लाइन्स सच एज कमिंग डाउन हेविली ऑन रेजिम्स दैट इन्वाइट चाइनाज मिलिट्री। मतलब कुछ कुछ जो कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश या कुछ भी, अगर उसमें कुछ ऐसा प्रावधान रखते हैं अपने हम्बनटोटा पोर्ट के लिए कि आप उस पर चाइना कल को 2050 में, 40 में, 30 में कभी भी मिलिट्री यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है हम्बनटोटा पोर्ट पे,
तो इंडिया उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, और जो भी तरह की सपोर्ट इंडिया श्रीलंका को दे रहा है या कोई भी कंट्री जो ऐसा समझौता चाइना के साथ में साइन करती है उसके साथ में मतलब जो भी सपोर्ट इंडिया दे रहा है वो उसे खत्म कर दे इंडिया। तो ये कर सकता है इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा। एंड टू एस्टैब्लिश अ फुट होल्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट, चाइना क्या कर रहा है, हमने जो बात करी, एक्सटेंड कर रहा है अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को। तो वो इंडिया का उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि इंडिया के नेबरहुड में है। अब रशिया यूएसए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेट क्यों करें? चाइना ने हमारी इतनी वो कर दी कि हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है उसमें से ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है, ठीक है। चाइना की इतनी हिम्मत हो गई कि मतलब हमारे जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें नज़रअंदाज करते हुए चाइना यूँ आगे बढ़ रहा है। तो हम रशिया और यूएसए से कंपेयर कैसे कर सकते हैं जब हमारा सॉवरेनिटी पे ही सवाल उठ रहा है अभी कि हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हिस्सा है उसके थ्रू रोड्स गुजर रही हैं। तो ये मुद्दा है यहाँ पे। अब अगर चाइना ऐसे ही बढ़ता रहेगा श्रीलंका में, कल को फिर मतलब कल को कहेगा कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हमारे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। उनके चलते इंडिया को क्या करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। जैसे श्रीलंका वगैरह है, उन्हें ये कहना चाहिए कि हम्बनटोटा पोर्ट पे कमर्शियल काम आप करो, शिपयार्ड बनाओ, जो भी बनाना है वो बनाओ, मतलब पोर्ट बनाना है वो बनाओ, लेकिन मिलिट्री को हक मत दो, चाइना की मिलिट्री को हक मत दो कि कल को वो भी वहाँ पे आके अपने शिप्स डॉक कर सकते हैं या एक स्टेशन या सेंटर बना सकते हैं वहाँ पे। तो ये है डाउट्स अबाउट चाइनाज नियो कॉलोनियलिज्म। मतलब ये नियो कॉलोनियलिज्म क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था, अब क्या ये नए रूप में एक रीपैकेज करके चाइना कॉलोनियलिज्म तो नहीं फैला रहा है यहाँ पे। फाइनली द अंडरलाइंग प्रेमाइस इन मच ऑफ द इंडियन डिबेट दैट एशिया एंड साउथ एशिया इज राइप फॉर चाइनीज नियो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियल एक्सपेंशन कैन बी रिफ्यूटेड। मतलब इंडिया में क्या डिबेट चल रही है, इंडिया का आधार जो एजम्पशन है वो यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि मतलब चाइना नियो कॉलोनियलिज्म में इंडल्ज हो रहा है, मतलब ये नियो कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, इंपीरियल एक्सपेंशन कर रहा है। वो उसे हम कैसे कटाक्ष कर सकते हैं? राइटर कटाक्ष कर रहे हैं, एशियाज नेशनल आइडेंटिटीज आर मच टू स्ट्रॉन्ग फॉर द स्टेट एजेंसी, मतलब फॉर द चाइना। इंडिया की जो एशिया की जो नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश में जाओ तो बांग्ला, श्रीलंका में जाओ तो सिन्हलीज हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉन्च हैं, अगर इंग्लिश का वर्ड यूज़ करें। फॉर स्टेट एजेंसी मतलब कोई भी कंट्री की एजेंसी हो, चाहे वो चाइना की हो चाहे इंडिया की हो, टू बी ब्रश्ड असाइड, मतलब उन्हें नज़रअंदाज करके ऐसा नहीं है कि चाइना अपना दबदबा बना लेगा। एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं राइटर ने? कैन एनी वन फॉर इंस्टेंस मेक अ क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट दैट वियतनाम, अ कंट्री दैट हैज़ रेजिस्टेड चाइना फॉर अ मिलेनिया, विल फॉल अंडर द ड्रैगन स्वे बिकॉज ऑफ एन एंगेजमेंट विद BRI। अब ये कह रहे हैं कि क्या कोई ये कह सकता है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट में कुछ मतलब वो है, सकारात्मकता है कि भाई अगर वियतनाम जो कि मिलेनियम से काफ़ी सारे दशकों से सदियों से चाइना के खिलाफ चल रहा है, मतलब उनकी चाइना के साथ नहीं पटती है, विल फॉल अंडर दी, मतलब क्या वो ड्रैगन की मतलब वो आ जाएगा, चाइना के उसमें आ जाएगा, दबदबे में आ जाएगा, या चाइना के कहने के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा सिर्फ इसलिए कि वो वियतनाम जो है B&RI में पार्टिसिपेट कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो मतलब ठीक है एक मुद्दे पे ये कोऑपरेट कर रहा है वियतनाम, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर मुद्दे पे ही चाइना के साथ कोऑपरेट कर जाएगा अपनी जो सदियों पुरानी जो उसकी मतलब मतभेद हैं उनको भुला के, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये पॉइंट है। What about Russia, one of the world's strongest military power with a history of geopolitical experience in Eurasia? Will it fall under the China spell because a few $billion were invested in its economy or on its Central Asian periphery? मतलब रशिया भी क्या ऐसा करेगा कि मतलब भाई सारा कुछ भूल भुला के मतलब चाइना जो कहने लगे चाइना के अकॉर्डिंग चलने लगे, बिकॉज सिर्फ इसलिए कि भैया फ्यू $billion इन्वेस्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स नॉट, राइटर ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब रशिया की इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है धीरे धीरे, वो सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट है। पिछले दिनों मार्च में एक एडिटोरियल आया था, मैंने जब नया एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट किया था तो उसमें रशिया के ऊपर आर्टिकल था कि मतलब जो रशिया ये भौकाल मचाए हुए है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस, और ये सीरिया में ये सब कर रहा है, तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो सब सस्टेन नहीं कर पाती। तो आने वाले समय में रशिया की जो माली हालत है, जो इकोनॉमिक हालत है, वो और ख़राब होने जा रही है। तो उसके चलते वो चाइना के लपेटे में आ ही सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑफ कोर्स यस भी हो जाएगा तो ऑफ कोर्स मतलब कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। Even closer home, a tiny island state like Sri Lanka had apparently resisted certain provisions of port usage in हम्बनटोटा। ये हमने भी स्टडी किया था कि श्रीलंकन जो मतलब पोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने ये कहा है कि मिलिट्री नहीं हम डिप्लॉय करने देंगे, और $5 बिलियन में 99 ईयर्स के लिए लीज,
ये हम नहीं अलाउ करेंगे, थोड़ा और पैसे दो, और मिलिट्री के अधिकार हम नहीं देंगे, कमर्शियल अधिकार आप ले लो, आपकी जो कंपनी इस पोर्ट को बना रही है चाइना की, वो कमर्शियल अधिकार तो ले ले लेकिन मिलिट्री अधिकार नहीं। सॉवरेंटी के ग्राउंड पे, मतलब आत्म, वो कह रहे हैं कि मतलब नेशनलिज्म कह लो, जो भी कह लो, कि अपनी कंट्री का जो अधिकार है इन्हें गवर्न करने का, वो हम नहीं देंगे, कितने भी पैसे हमें दे लो, चाइना को श्रीलंका ने ये कहा है। काउंटर पॉइंट ये है, अपेरेंटली रेजिस्टेड, एक तो अपेरेंट हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्ट तो किया है लेकिन करना हो तो वही रहा है ना जो चाइना चाह रहा है, अभी कुछ निकल के तो आया नहीं। ऐसे ही मीटसॉन डैम का हमने बात डिस्कस करी थी कि मीटसॉन डैम में जो म्यांमार में बनाया जा रहा है चाइना द्वारा, उसमें भी मतलब 90% इलेक्ट्रिसिटी ये चाइना ले जाएगा। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं, मतलब ये जो भी कर लो रेजिस्ट करते हैं अपनी, मतलब जो पॉपुलेशन है, वोट बैंक है, उन्हें थोड़ा सा खुश रखने के लिए, लेकिन करते वही हैं जो चाइना कहता है। अगली सरकार आती है इनकी कंट्रीज में तो डिटेल्स निकल के आती हैं, ये सारी जो डील थी वो चाइना की फेवर में थी। जो क्योंकि जो म्यांमार का केस देखो, म्यांमार का ये कब लीक आउट हुआ कि 90% हिस्सा चाइना को दिया जाएगा बिजली उत्पादन में, जब नई सरकार आई ऑंग सैन सू की, ठीक है। और यहाँ पे श्रीलंका में देखो, जब नई सरकार बनी, राजापक्सा की सरकार चली गई, अभी जो विक्रमसिंघे की सरकार आई है, उन्होंने ये लीक आउट किया, उन्होंने ये डील लीक आउट करी। तो सब कंट्रीज में ही ऐसा चल रहा है। ऑलमोस्ट एवरी एशियन स्टेट हैज़ अ लिटनी ऑफ इश्यूज, मतलब कुछ कुछ विवादित मुद्दे हैं सब एशियन कंट्री के साथ में चाइना के, ठीक है। तो चाइनाज राइज बट इज परस्यूइंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी ऑफ अडेप्टिंग विदाउट इन एनी वे फोल्डिंग अप। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि चटाई लपेटने की बजाय जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश वगैरह, ये ऐसा नहीं कर रहे कि मतलब चाइना से बिल्कुल तीन तौबा हो गई इनकी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि बढ़ भी रहे हैं आगे, लेकिन जो चटाई फैला रहे हैं वो सोच समझ के फैला रहे हैं। देयर इज अ लिटिल एविडेंस ऑफ बैंड वैगनिंग और द प्रोवर्बियल डोमिनोज टॉपलिंग इनटू चाइनीज फियर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बैंड वैगनिंग हो रहा है कि सारी कंट्रीज चाइना के मतलब कहने के अकॉर्डिंग एक तो सुर और ताल में जैसा चाइना कह रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इंडिया को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए था, मतलब रेजिस्ट करते रहता। अब रेजिस्ट, अगर इंडिया के केस में अच्छे से समझें तो इंडिया रेजिस्ट क्या करता, भाई हमने आपत्ति जता ली, जम्मू एंड कश्मीर में से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से आप सड़क बना रहे हो, लेकिन उसके बाद हम आपके साथ काम भी कर लेंगे। ये सब कंट्रीज भी तो यही कर रही हैं। तो इंडिया क्यों करे, इंडिया मतलब इन कंट्री से विकसित है, हमारी अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की। राइटर का काउंटर पॉइंट करने के लिए है, जज्बाती मत हो जाना, पॉइंट्स दे रहा हूँ ताकि इसका काउंटर पॉइंट भी आप कर सकें। द नोशन दैट चाइना कैन लिटरली परचेज रीजनल लीडरशिप, मतलब ये कह रहे हैं कि ये अगर वहम है किसी को कि चाइना एक वे में परचेज कर रहा है ना, मतलब $1 बिलियन दिए और रीजनल लीडरशिप मिल गई बाय फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लेंडिंग मनी इज लुडिक्रस। मतलब ये मतलब अनबिलीवेबल है, ये मतलब इसमें कुछ सकारात्मकता नहीं है कि चाइना ऐसा कर पाएगा। पावर स्टेम्स फ्रॉम समथिंग मच डीपर, क्यों लुडिक्रस है, क्योंकि पावर जो है ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पैसे के दम पे ही पाई जा सकती है, कोई और डीप रिलेशनशिप होना चाहिए, कल्चरल टाइज होनी चाहिए, ठीक है, और एक दूसरी कंट्री के प्रति विश्वास होना चाहिए, ये है। इट रिक्वायर्स कंसेंट एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, मतलब एक तो सहमति होनी चाहिए उस देश में। जैसे मीटसॉन डैम के बारे में हमने देखा था म्यांमार में, इरावादी रिवर, जैसे कि हम गंगा को यहाँ पे पूजते हैं, वैसे वहाँ पे इरावादी रिवर को पूजा जाता है म्यांमार में। तो वहाँ पे जो उसके आसपास जो लोग बसे हुए हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि इरावादी रिवर पे मीटसॉन डैम बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए। तो सहमति तो मिली नहीं लोगों की, सरकार की सहमति मिल गई, सरकार तो बदलती रहती है, सरकार बदल जाएगी तो फिर क्या होगा, प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने की बात होने लगेगी जैसे अभी की जा रही है। चाइनाज इंटरनेशनलिज्म हैज सो फार बीन मोर मटीरियलिस्टिक, मतलब चाइना का जो इंटरनेशनलिज्म है वो मटीरियलिस्टिक है देन आइडिएशनल। आइडिएशनल क्या होता है, जैसे कम्युनिज्म था, कैपिटलिज्म था, यूएसए का कैपिटलिज्म था, यूएसएसआर का कम्युनिज्म था। वो आइडियलिस्टिक बेसिस पे जीतना होता है, आइडियलिस्टिक बेसिस पे जीतना आसान रहता है। मतलब अगर आप वर्चस्व साबित करने जा रहे हो, ग्लोबल पावर बनने जा रहे हो, सुपर पावर बनने जा रहे हो विश्व की, तो आप आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही काम कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं यदि आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँ कि मतलब हमें ईमानदार रहना चाहिए, ये सब रहना चाहिए, तो आप एकदम से मेरे साथ कनेक्ट करने लग जाओगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे कि सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है, पेपर क्वालिफाई के लिए सिर्फ पढ़ो इसे और समझने की कोई नीड नहीं है, मोरालिटी की कोई नीड नहीं है, कैसे भी करो, बस 1 घंटे में लेक्चर खत्म करो और हो गई आपकी छुट्टी, तो क्या होगा, आप मेरा ही क्रिटिसिज्म करने लग जाओगे कि भाई काम की बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मटीरियलिस्टिक। चाइना क्या कर रहा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया,
ठीक है, और गुड्स आ रही हैं चीपर कॉस्ट पे दे दी, लेकिन आइडिएशन नहीं है यहाँ पे, कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि मतलब कि एक स्थिति में हम काम कर रहे हैं गरीबी हटाने के लिए या विश्व से जो दुख है वो हटाने के लिए काम कर रहे हैं। यूएसए और यूएसएसआर ने यदि ये जीता था, किस कॉन्टेक्स्ट में जीता था? यूएसए ने कहा था डेमोक्रेसी, कि मतलब लोकतांत्रिक ये होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए कंट्रीज का, ठीक है, डेमोक्रेसी के बेसिस पे जीता था। यूएसएसआर ने कहा था कम्युनिज्म होना चाहिए, कि जो सारी जो रिसोर्सेज हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी, चाइना में डेमोक्रेसी है? कुछ भी नहीं है। तो मतलब चाइना किस आधार पे जीतेगा? चाइना की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं वो खुद के क्रेडेंशियल्स जो हैं वही सही नहीं है जो उनके आदर्श हैं। तो इसके चलते चाइना के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ कैपिटल, सिर्फ पूंजी के आधार पे और कॉमर्स के आधार पे विश्व में अपनी लीडरशिप साबित नहीं करी जा सकती है। दिस कैनॉट बी एन एंड्योरिंग प्री रिक्विजिट फॉर ऑर्डर बिल्डिंग। मतलब ये ऑर्डर बिल्डिंग सुपर पावर बनने के लिए ये सिर्फ ये नहीं हो सकता, एंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक आप अपना वर्चस्व पैसे की दम पे बरकरार रख सकोगे। इट इज इंस्ट्रक्टिव दैट चाइना स्पॉन्सर्ड और प्रमोटेड इंस्टीट्यूशंस that have gained the most multilateral traction such as एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये जो चीज़ें शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आर दी वंस दैट आर परसीव्ड टू ऑफर पब्लिक गुड्स एंड आर बिल्ट अराउंड सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेटाइज नॉर्म्स। अब देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट कह रहा है, थोड़ा सा जाग जाना, जो सो रहे हो ज़्यादा मत जागना, थोड़ा तो जाग ही जाओ। आर दी वंस, देखो ये यहाँ पे इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये कह रहे हैं, भले ही चाइना स्पॉन्सर्ड जो हैं, जो मतलब ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये थोड़ा सा मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी, इनके प्रति विश्वसनीयता जो बनाई गई है वो इसलिए बन पाई है क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो इन्हें ऐसे देखती हैं, इस दृष्टिकोण से देखती हैं कि ये पब्लिक गुड्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बनाएंगे, रेल यातायात, पोर्ट्स बनाएंगे इन बैंकों से फाइनेंस लेके, ठीक है। दूसरा क्या है? बिल्ट अराउंड अ सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेटाइज नॉर्म क्या है? देखिए हमने थोड़े दिन पहले आईएमएफ के कोटा रिफॉर्म की बात करी थी, ठीक है। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है कि जिसके पास जितने पैसे हैं उस दम पे उसकी वोटिंग पावर नहीं है, और उन्हें वोटिंग पावर बढ़ाने नहीं दी जा रही क्योंकि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो हस्तक्षेप करती हैं। लेकिन चाइना ने ये जो बैंक बनाए हैं ये इसीलिए बनाए हैं ताकि मतलब जिसमें क्या है, जिसके पास जितने पैसे हैं, जिसके पास जितनी पॉपुलेशन है, उस आधार पे यहाँ पे वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है। इसी के चलते ये कंट्रीज इसे बढ़ चढ़ के अपना रही हैं, इन बैंकों में शामिल होने से खुश हैं। आईएमएफ वगैरह में वो खुश नहीं होते, मजबूरन उन्हें लोन लेने पड़ते थे। लेकिन अभी ये सेम्बलेंस है, सिर्फ मतलब देखने के लिए ही सही, लेकिन डेमोक्रेसी इन इंस्टीट्यूशंस में देखी जा रही है। इन शॉर्ट, देयर इज मोर रूम टू शेप द ऑनगोइंग पावर ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ multipolar world. Schizophrenia and paranoia cannot be substitutes for smart and sober statecraft. मतलब हमें ये कह रहे हैं कि रूम है हमारे पास, अभी भी हमारे पास स्कोप है कि हम ऑनगोइंग पावर ट्रांजिशन जो हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड से चाइना की तरफ या एशिया की तरफ, ठीक है, हम उसे मतलब ट्रांजिशन जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हो रहा है उसमें हम भागीदारी लें, ना कि मतलब पैरानोया क्या होता है? एक वहम पाल के बैठ जाना कि मतलब कि जो सारे मोटिव्स हैं चाइना के वो सेल्फिश मोटिव्स हैं। तो ऐसा सा भ्रम में नहीं जीने की बजाय हम क्या करें, हम चाइना के साथ पार्टिसिपेशन डायरेक्टली डील करें, जो भी हमारे जटिल मुद्दे हैं चाइना के साथ सुलझाने की कोशिश करें। जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला मुद्दा कि उसमें से ये प्रोजेक्ट क्यों जा रहा है, तो हमने बात करी ना भाई, लेकिन चाइना नहीं माना तो हम क्यों जाएंगे वहाँ पे? ये मेरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट था कि मतलब डील डायरेक्टली कर लिया ना चाइना से हमने डील, लेकिन चाइना को अभी पाकिस्तान प्यारा है तो इंडिया क्या कर सकता है वहाँ पे? ये चीज़ है। तो आगे चलते हैं एडिटोरियल 1 पे, स्टेट्स फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए इसे फटाफट डिस्कस करते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा है, एनालिटिकल कम है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 years, in 2015-16, the combined fiscal deficit of India's 29 states as a proportion of size of their economies, मतलब जो उनकी जीडीपी वगैरह का साइज था 3%, मतलब उनका ये बढ़ गया है फिस्कल डेफिसिट, जो मतलब वित्तीय घाटा जिसे हम बोलते हैं, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 3%, 11 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये चीज़ है, मतलब 3% क्या लिमिट है? क्यों ये लिमिट लगाई गई है? क्योंकि बहुत सारे जो फाइनेंस कमीशन समय समय पे आते रहते हैं, हर 5 साल के अंतराल पे, उन्होंने ये कहा है 3% जो है गोल्डन फिगर है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिस्कल डेफिसिट मीन्स सरकार का इस साल का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो यदि सरकार के टोटल रेवेन्यू से एक्सीड करता है तो वो वित्तीय घाटा हो जाता है। तो वित्तीय घाटा
काफ़ी सारे मतलब 29 स्टेट्स का जो टोटल है वो 3% से बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये वार्निंग दिया कि स्टेट्स एक्सपेक्टेशन टू रिवर्ट टू, मतलब स्टेट्स जो ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि 3% मार्क पे ये आ जाएंगे 2016-17 में, वो थोड़ा मुश्किल है, ये रियलाइज नहीं हो पाएगा। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आरबीआई के पास में जो डेटा है 25 राज्यों का, उसके आधार पे आरबीआई ने कहा है कि मुश्किल है कि 3% तक ये वापस आ पाएंगे। While the central government has projected a fiscal deficit of 3.2%, अब यूनियन गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट रहेगा, जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा, 3.2% ऑफ जीडीपी रहेगा। स्टेट्स का क्या है, स्टेट्स ये उम्मीद लगा रही हैं कि ब्रिंग डाउन फर्दर टू 2.6%, स्टिल हायर देन द एवरेज ऑफ 2.5% क्लॉक बिटवीन 2011-12। मतलब स्टेट्स ये कह रहे हैं कि 2.6% तक हम इसे ले आएंगे, ठीक है। राइटर ये कह रहे हैं ये भी अभी जो 0.1% रह गया वो भी ज़्यादा है 2011-12 और 15-16 की एवरेज से यदि हम देखें। अब ये 0.1% वैसे तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। विच एवर वे वन लुक्स एट इट, द स्टेडी गेन्स मेड इन द स्टेट्स फाइनेंसेस ओवर द पास्ट डेकेड सीम टू बी अनरेवलिंग। मतलब जो स्टेट्स ने जो इसमें गेन्स हासिल करे हैं फाइनेंसेस में, अपने इंप्रूवमेंट दिखाई है, ठीक है, सीम टू बी अनरेवलिंग, मतलब किसी भी एंगल से इसे देख लो, ये जो स्थिति इमर्ज हो रही है ये ज़्यादा अच्छी नहीं है उस कंपैरिजन में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने भी कुछ ऐसा कहा है कि 3% जो है बेंचमार्क फॉर द फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स इज नॉट अ मैजिक नंबर, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट की उसमें फेवर में बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि क्या हो गया यदि 3% से ज़्यादा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3% ही तो है। येट राइटर ये कह रहे हैं बावजूद इसके कि इन्होंने ये कहा है, इट सर्व्स एज एन एंकर फॉर फिस्कल डिसिप्लिन। एंकर मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए हम फिस्कल डिसिप्लिन की हमारी कंट्री में क्या अनुशासन है खर्चे को लेके, उसे हम नापते हैं यहाँ पे। रीजंस क्या है कि स्टेट्स के जो फाइनेंसेस हैं वो मतलब गड़बड़ा रहे हैं। टेकिंग ऑन द मैसिव डेट ऑफ देयर क्रॉनिकली लॉस मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, मतलब जो उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी वो हमने बात करी थी कि फ्री में बिजली दे रहे हैं या सस्ती बिजली रखने के लिए जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं कि यूनिट का रेट नहीं बढ़ा रहे। खुद तो बिजली ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज महंगी खरीद रहे हैं लेकिन जनता को सस्ते में बेच रहे हैं। उसके चलते उदय स्कीम केंद्रीय सरकार की अगुवाई में लाई गई थी, उसके चलते राज्य सरकारों को अपना हिस्सा उसमें देना था, जिसके चलते क्या हुआ है कि जो उदय रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज है, ये जो पावर सेक्टर यूटिलिटीज थी जैसे स्टेट पावर कॉर्पोरेशन जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में बिजली का बिल आता है उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है, हैज श्योरली डेंटेड द स्टेट्स फिस्कल हेल्थ सिग्निफिकेंटली। अब सालों सालों का कर्जा था इन पे, ये बिजली खरीदते थे 8 रुपये यूनिट पे और आपको बेचते थे 5.5 रुपये यूनिट पे, ठीक है। उसके बावजूद भी आप लोग बोलते थे बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, मतलब होता है ऐसा। तो ये चीज़ें थी, ये सालों का कर्जा इन पे इकट्ठा हो गया। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसमें आपका सहयोग देंगे लेकिन आप इस कर्जे को अब इसको निपटाओ, इसका निपटारा करो। तो 1 ही 2 ही 3 ही साल में इसका निपटारा करना पड़ रहा है उदय स्कीम के अंतर्गत। उदय स्कीम को अच्छे से स्टडी कर लेना प्लीज़ प्री के लिए। तो ये है, उसके चलते क्या हो गया कि मतलब कपल ऑफ ईयर्स का जो कर्जा था मतलब वो अभी एकदम से देना पड़ा, और जो उसके चलते फिजिकल हेल्थ पे एकदम से उस पे स्टेट का जो ये है वित्तीय घाटा वो एकदम से बढ़ने लगा। विथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग एल्यूसिव, स्टेट्स मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि टाटा बिरला ये सब, ये इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं। स्टेट का खुद का जो फोकस है वो कहाँ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। मतलब जो हमने बात करा था जैसे कि बस अगर कोई स्टेट खरीद रही है, किसके लिए खरीद रही है, परिवहन के लिए। अब परिवहन के लिए बस खरीदी तो वो तो कैपिटल निवेश है, क्योंकि एक बार बस ले ली बार बार खर्चा नहीं मांगेगी। लेकिन जो ड्राइवर की सैलरी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट्स खुद ही कर रही हैं, क्यों, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो निवेशक है वो नहीं आ रहे हैं। तो अब निवेशक के ना आने की हालत में क्या करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट्स को खुद ही लगाने पड़ रहे हैं। अब जैसे रिलायंस पावर है, यदि रिलायंस पावर मान लो झारखंड में कोई पावर प्लांट लगाती तो स्टेट को खर्चा कम करना पड़ता। अब ये यहाँ पे स्टेट को 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ गए, जिसके चलते क्या है कि फिस्कल डेफिसिट राज्य सरकारों का बढ़ रहा है, ठीक है। इरिगेशन में भी ऐसे ही खर्चा करना पड़ा, ट्रांसपोर्ट में बसें खरीदनी पड़ी, इज अ वेलकम। अब देखिए स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी हैज़ बीन हायर देन सेंटर्स। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, ये आपको प्री के लिए भी याद रखनी है। अगर खर्चा होना ही है, खर्चे को रोक नहीं सकती राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। जैसे आप लोग घरों में करते हो कि मतलब आपके घरों में आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी कर लेने में या सोना खरीदने में
या फिर एफडी कराने में या किसी भी तरह का निवेश करने में पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, एजुकेशन के लिए एलआईसी की पॉलिसी या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जो रोज़मर्रा का खर्चा होता है उसे कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर रोज़मर्रा का खर्चा कम हो रहा है स्टेट्स के केस में और निवेश का खर्चा जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ये सेंटर से ज़्यादा है, सेंटर से ज़्यादा अच्छी पोजीशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जहाँ तक सवाल है। राज्य सरकारों का कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है, मतलब जीडीपी का। जैसे कि अगर 3% वित्तीय घाटा है तो उसमें से 2% घाटा जो है वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से है। वो राज्य सरकारें आज निवेश कर रही हैं ट्रांसपोर्ट में, इरिगेशन में, पावर में, जिससे कल इन्हें रिटर्न मिलेगी। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट सच फंडिंग रिमेन्स सस्टेनेबल। चलो ठीक है, ये फंडिंग अच्छी है, हरी लाइन में लिखी गई है, लेकिन इसको देने के लिए भी तो रुपए होने चाहिए। ये थोड़ी ना कि 3% आपने आज जीडीपी का उधार लेके निवेश कर दिया, कल को 6% कर दिया, तो 6% वाले तो मांगने आएंगे, तो आप बसें बेच के या पावर प्लांट बेच के थोड़ी ना उन्हें पैसे दोगे। ये मुद्दा है। टिपिड economic growth hasn't helped and states have had to resort to the higher market borrowings। तो मतलब स्टेट को मार्केट से कर्जा लेना पड़ा है, इवन आफ्टर सेंटर हाइक देयर शेयर फ्रॉम टैक्स इनफ्लोज टू 42%। ये बार बार हम देख चुके हैं कि फाइनेंस कमीशन के चलते हमने उन्हें 32% से 42% दे दिया है। टैक्स में जो आवंटन होता है सेंटर, केंद्रीय सरकार के बीच में और 29 जो राज्य सरकार है उनके बीच में, तो वो 32% सारी 29 सरकारों का हिस्सा था राज्य सरकारों का, उसे 42% कर दिया था फाइनेंस कमीशन ने, 14th फाइनेंस कमीशन ने। अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, जो सेंटर हैड बीन शॉर्ट चेंजिंग द स्टेट्स बाय रिलाइंग ऑन स्पेशल लेवीज। स्पेशल लेवीज क्या है? सरचार्जेस, सेसेस एंड ड्यूटीज दैट आर नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ डिविजिबल टैक्स पूल। अब देखिए, टैक्स लगाया जाता है, वो तो 50-50 डिवाइड हो जाता है, लेकिन टैक्स पे आप देखोगे एजुकेशन सेस लगाया जाता है, स्वच्छ भारत सेस लगाया जाता है, तो उसमें क्या है कि वो हिस्से में नहीं आता, ठीक है। ये 50-50 तो डिवाइड कर दिया, मतलब 42% राज्य सरकारों को दे दिया और जो 58% है वो केंद्र सरकार ने रख लिया। लेकिन 58 के साथ साथ ये सेस लगाया जाता है जो सारा का सारा केंद्र सरकार के पास चला गया। सो इंस्टेड ऑफ 10% राइज जो कि देखने को मिलती है 32 से 42 हो गई है, वो असल में अगर हम ये देख लें, इस सारे सेस के जो मतलब जो इकट्ठा हुआ है ड्यूटीज के चलते, जो सेंटर के पास में पैसा, उसके चलते अगर हम उसको टोटल मिला के देखें तो जो राज्य सरकारों को वो मिला है 42% नहीं मिला है, 39.7% मिला है। 32 पहले था, 7.7% आप ऐड कर दो, ठीक है, 39.7% मिला है। तो ये कह रहे हैं कि बाकी का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार ने खुद रख लिया है। ये जो सेस लगते हैं, स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन सेस और ये सब। अब देखो, आप यहाँ पे ध्यान देने की, एनालाइज करने की बात ये है, एजुकेशन सब्जेक्ट कहाँ पे है और सेस कौन लगा रहा है, ठीक है, और सेस का आवंटन भी नहीं किया जा रहा। तो ये खुद थोड़ी सी बुक खोलना, पॉलिटी की दर्शन करना इसमें क्या मैं बोल रहा हूँ। The forthcoming goods and services tax regime it is to be noted, it is to be hoped, correct this anomaly। अब ये goods and services tax के आने के बाद ये मतलब अनुमान लगाया जा रहा है या ये होप जताया जा रहा है कि ये जो एनोमली है इसमें स्पेशल सेसेस वगैरह भी इंक्लूड कर दिए गए हैं जीएसटी में, तो शायद ये सिचुएशन अब करेक्ट हो जाएगी। बट देयर आर अदर पोटेंशियल स्ट्रेस पॉइंट्स, और मुद्दे हैं चिंता के। क्या है? पे कमीशन, 7th पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार ने तो उसे लागू कर दिया। जो सरकारी मुलाजिम है उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, पेंशनें बढ़ गई सरकारी, ठीक है, लेकिन राज्य सरकारों के लिए वो बर्डन है, जिसके चलते राज्य सरकारों का जो 3% वित्तीय घाटा है कंबाइंड, वो बढ़ सकता है। राइजिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट क्यों? जो पूंजी निवेश के लिए मैंने बताया, बस लेने के लिए, पावर प्लांट लगाने के लिए जो लोन लिए गए हैं, उन पे इंटरेस्ट पेमेंट्स का जो बर्डन है वो बढ़ेगा राज्य सरकारों पे। The unstated risks from guaranteeing proxy of budget borrowings by state enterprises। अब देखिए, ये एक तो थे बिजली के उत्पादन जो स्टेट पावर कॉरपोरेशन से, इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन थे, एक होती हैं जो बसें चलती हैं सरकारी, ठीक है, उन बसों को जो बनाया, मतलब जो आयोग बनाया गया है उसे कॉरपोरेशन बोला जाता है। अब आयोग जो होता है निगम बोला जाता है जिन्हें हिंदी में। अब निगम का जो खर्चा है, जो घाटा है, स्टेट उसकी गारंटी दे देती है। मतलब वो अगर कोई लोन से, एसबीआई से कोई लोन लेते हैं, ये सरकारी उद्योग जिन्हें निगम बोला जाता है, निगम का जो खर्चा है, जो लोन लिए गए हैं, वो स्टेट अपने बजट में नहीं दिखाता। यदि उसको बजट में ऐड कर दे तो ये जो वित्तीय घाटा है सारी राज्य सरकारों का, ये 4% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो ये नहीं दिखाते। अगर इसे दिखाने की बात करी जाएगी तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब दिखेगी। तो ये रिस्क हैं, ठीक है, ये खामियां हैं, इसमें चिंता के विषय हैं। द बॉयस्टेरस क्लैमर फॉर एडहॉक लोन वेवर्स। अब हमने देखा कि किसानों को लोन दिए जा रहे हैं, तो उससे भी सिचुएशन और खराब होएगी। तो ये मुद्दे हैं।
एडिटोरियल 2 ईरान इलेक्शंस पे है। देखिए बेसिकली इसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ खास इसमें है नहीं। क्या है इसमें कि जो ईरान में पोल होने जा रहे हैं उसमें क्या है, जो अभी प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने ये कहा था कि मतलब पॉपुलर अमंग रिफॉर्मिस्ट, जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके बीच में वो पॉपुलर हैं, ना कि जो लोग कट्टर मतलब ये कट्टरवाद चाहते हैं कि मतलब जैसे पहले के जो अहमदी निजाद, वहाँ के महमूद अहमदी निजाद थे राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया था कि हम अमेरिका से समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने ये सब किया था। हसन रूहानी ने इसके चलते प्रैक्टिकल रूप से उसे समाधान किया है। 2015 में बराक ओबामा के साथ में यूएसए के साथ में डील साइन करी कि जो सैंक्शंस हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सैंक्शंस लगाई गई हैं वो उठा दी जाएं, जिसके चलते जो ईरान था वो इंडिया को अपना तेल बेच पा रहा है। और अब गैस बेचने की भी हमने बात करी थी कल, फरजद बी जो गैस रिजर्व है। तो ये सब प्रावधान लाए जा रहे हैं, ठीक है, ये सब काम करे जा रहे थे हसन रूहानी की सरकार के द्वारा। अब क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो राइटर उनके बारे में लिख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या अच्छा किया, ठीक है। उन्होंने ये बोला था ब्रेक ईरान आइसोलेशन, ईरान भी अकेला पड़ गया था क्योंकि यूएसए ने अलग सैंक्शन लगाई, यूएन ने अलग लगाई, संयुक्त राष्ट्र ने अलग लगाई, जिसके चलते न्यूक्लियर जो क्राइसिस मतलब न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की ओर बढ़ रहा था ईरान। उसके चलते किसके राज में बढ़ रहा था? महमूद अहमदी नेजाद जो पहले के राष्ट्रपति थे, हसन रूहानी से जो पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब उनकी जीत की बात कर रहे हैं, हमें उनसे जीत से मतलब नहीं है, हमें ये चीज़ें समझनी है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ही डिलीवर्ड ऑन सम ऑफ दोज प्रोमिसेस। जो हसन रूहानी थे उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में, अभी के जो कार्यकाल में क्या क्या किया है, उन्होंने डील कर दी, न्यूक्लियर डील, ठीक है। ईरान की जो एंगेजमेंट है वर्ल्ड स्टेज पे वो बढ़ा दी, अब वो इंडिया को भी तेल बेच पा रहा है, चाइना साथ भी नेगोशिएशंस हो रही हैं। पहले ये सैंक्शंस के चलते किसी को भी किसी से खरीद बेच नहीं कर पा रहा था चाइना, ये ईरान अब चाइना को भी बेच रहा है, सबको बेच रहा है। बट ही हैज़ येट टू मेक गुड ऑन हिज गोल ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने अपना चुनावी एक प्रॉमिस किया था, वादा किया था जनता से कि ईरान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करेंगे, ठीक है। वो अपना गोल ये फुलफिल नहीं कर पाए हैं, क्यों नहीं कर पाए हैं ये देखते हैं। ये आपको इकोनॉमिक्स और जगह पे अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ईरान के पॉइंट्स आपसे कोई नहीं पूछेगा पेपर में। इंटरनेशनल कंपनीज एंड बैंकिंग जायंट्स स्टिल शाई अवे फ्रॉम मेकिंग डील्स विद तेहरान। मतलब क्योंकि बैंकिंग जो जायंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एसबीआई भी है, वो ईरान में अपनी ब्रांचेस नहीं खोल रहा, ईरान में रजिस्टर नहीं करा रहा। क्यों? कल को यूएसए फिर दोबारा से सैंक्शंस लगा देगा तो ब्रांच बंद करनी पड़ जाएगी। ऐसे ही यूएसए की कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी चाइना की कंपनीज हैं, वो नहीं जा रही हैं ईरान में। तो राइटर कहना चाह रहे हैं कि पार्टली जो है इनके हाथ में नहीं था, हसन रूहानी के हाथ में नहीं था सब कुछ, कुछ कुछ इनके हाथ में था, लेकिन ये जो वहम है, जो कंपनीज का डर है, उसे ये कैसे दूर कर देंगे। अभी तो 1-2 ही साल हुए हैं डील को साइन किए यूएसए के साथ में। दो द यूएन मैंडेटेड सैंक्शंस ऑन ईरान वर लिफ्टेड आफ्टर द न्यूक्लियर डील, नॉन न्यूक्लियर सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय यूएसए आर स्टिल इन प्लेस। जो न्यूक्लियर सैंक्शंस हैं वो तो जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू करी गई थी वो उठ गई हैं। यूएसए ने और कंट्रीज को कहा है यदि आप चाइना के साथ में, ईरान के साथ में डील करेंगी, चाइनीज कंपनीज या इंडियन कंपनीज, तो उनको यूएसए में डील करने का, यूएसए में व्यापार करने का हक नहीं रह जाएगा। तो इसके चलते इन्फोसिस वगैरह, यदि ईरान को कोई सॉफ्टवेयर चाहिए भी हैं उनकी कंपनीज को, तो इन्फोसिस ईरान के साथ में अभी डील नहीं कर पाएगी। ऐसे ही हमारी और कंपनीज भी नहीं डील कर पाएंगी। द एक्सपेक्टेड थॉ इन रिलेशंस बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान डिड नॉट टेक प्लेस इन द वेक ऑफ जियोपॉलिटिकल। मतलब जो सोच रखी गई थी ये न्यूक्लियर डील के बाद में कि अब रिश्ते जो है मतलब वो फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे यूएसए और ईरान के बीच में, वो नहीं हो पाए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो सीरिया के चलते वेस्ट एशिया में देखने को मिल रही है। ईरान सीरिया की तरफ है, यूएसए जो है किसकी तरफ है? सीरिया के खिलाफ है एक वे में, ठीक है। तो ये बॉम्बिंग करी गई सीरिया में, उसके चलते दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, तो तेहरान के अपने साथ में यूएसए डील नहीं कर रहा, तो ये पंगा है। Worse, Trump administration's anti-Iran rhetoric is not only scaring off Western investors but also playing it into the hands of hardliners in Iran. अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही जो ये कहा है, ईरान इज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, मतलब कंट्री जो टेरर को स्पॉन्सर करती है, ईरान को वो लेबल दे दिया गया है। वो लेबल पहले से ही चल रहा है लेकिन उसको बार बार मीडिया में उछाला है। उसके चलते क्या है कि जो कंपनीज हैं, एमएनसीज जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो ईरान में निवेश करने से कतरा रही हैं, ठीक है। ये तो हुआ ही है, लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं, हमने बात करी कि जो हसन रूहानी है वो रिफॉर्मर हैं, वो मतलब हार्ड लाइनर नहीं है, कट्टर नहीं है। लेकिन जो ईरान में अभी वोट जो होने जा रहे हैं,
डोनाल्ड ट्रंप की इन स्टेटमेंट्स ने कट्टरवाद को वहां पे बढ़ावा दे दिया है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप भी तो ऐसा कर रहे हैं ईरान के साथ में, तो हमें ईरानियन लोगों को मतलब वहाँ के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, हार्ड लाइनर्स, कट्टरपंथी लीडर्स हैं, वो ये बात फैला रहे हैं इलेक्शंस में जीतने के लिए कि देखो यूएसए ने हमारे साथ ऐसा किया है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं हमें स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, तो हम कट्टर लोगों को वोट दो आप, ताकि हम आए और यूएसए के खिलाफ एक हार्ड रुख अपनाएं, मतलब कड़ा रुख अपनाएं, और जिससे क्या होगा सारी सैंक्शन वैंक्शन जो अभी जो डील साइन करी गई है वो भी सारी पानी में, खटाई में चली जाएगी, जिसके बाद क्या होगा कि भाई फिर दोबारा से सैंक्शंस और फिर दोबारा से वही सब लोचा होने लग जाएगा। ये टेलीग्राम लिंक मैं यहाँ पे इसीलिए डाल रहा हूँ, आप लोग कमेंट में पूछते रहते हो टेलीग्राम लिंक क्या है, वीडियो को लास्ट तक सुनते नहीं हो, वहाँ पे मैं सारे लिंक शेयर करता हूँ, तो अब मुझे ट्रबल मत करना, कमेंट करके वीडियो के नीचे, ये टेलीग्राम लिंक है, ये वीडियो के नीचे शेयर किया जाता है, इसके थ्रू आप PDF डाउनलोड कर सकते हो ये स्लाइड्स का। कमेंट श्रीलंका हिल कंट्री तमिल्स, तो इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो थोड़ा लॉन्ग हो गया ये आज का मतलब एनालिसिस, तो बियर विद मी, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 पॉलिटी के नीचे वाला जो पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पब्लिक रैली विद श्रीलंकाज हिल कंट्री तमिल्स ऑन द सेकेंड डे ऑफ हिज 2-day विजिट टू द कंट्री वाज अ सक्सेस, मतलब वो बहुत अच्छी रही, हमारे जो प्रधानमंत्री की मीटिंग है, रैली थी वहाँ पे लोगों के साथ में, लोगों के समक्ष, वो बहुत अच्छी रही। अगर आप कन्वेंशनल मतलब मीडिया पर्सन के नज़रिए से देखेंगे, कैमरा पर्सन के नज़रिए से देखेंगे, ठीक है, क्राउड और ये चीयर्स और तालियों का जोर शोर वो सब, बट रियल आउटकम इज रादर लिमिटेड कंपेयर टू द वाइड रेंजिंग नीड्स ऑफ हिस्टोरिकली नेग्लेक्टेड कम्युनिटी। जो ये हिल तमिल्स हैं जिन्हें और काफ़ी नामों से बुलाया जाता है, ठीक है, उनकी जो पुरानी जो ऐतिहासिक नीड्स हैं, मतलब वो मतलब नेग्लेक्ट हो रही थी, वो काफ़ी टाइम से नज़रअंदाज करी जा रही थी, ठीक है। श्रीलंका के 2015 चुनाव में, प्रेसिडेंशियल चुनाव में, हिल कंट्री और मलयह तमिल्स ने वोट किया है डिसाइसिवली, एक ही दिशा में वोट किया है प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना के लिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रेनिल विक्रमसिंघे की सरकार के लिए। तो इसके चलते क्या है कि अब उनकी जो पॉलिटिकल राजनीतिक गलियारों में जो उनकी आवाज़ है वो उसको कुछ तवज्जो दी जाती है, जिसके चलते क्या है कि अब उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाने लगी हैं। और राइटर ने तो इवन तक ये कहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे सेंट्रल श्रीलंका में तभी गए हैं क्योंकि इनकी अब राजनीतिक गलियारों में, श्रीलंका के राजनीतिक गलियारों में इनकी सुनवाई होने लगी है, वरना जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी तब तक हमारे प्रधानमंत्री लोग भी वहाँ पे नहीं जाते थे। अ स्टोरी ऑफ नेग्लेक्ट, कि इनको मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा था अब तक, कैसे हिल कंट्री लीडर्स हु मेट मिस्टर मोदी सॉट ग्रेटर असिस्टेंस इन एजुकेशन विच रिमेन्स अ क्रूशियल नीड, मोर स्टेट स्कूल्स। ये अब इंडिया श्रीलंका जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, इनका जो मुद्दा है हिल कंट्री तमिल्स का, तो वो आप लिखने के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एस्टेट स्कूल्स लैक टीचर्स, तो ये एस्टेट स्कूल्स जो हैं, टी एस्टेट्स की बात हो रही है, ये जहाँ पे चाय की पत्तियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें उगाया जाता है और वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, तो इसीलिए एस्टेट स्कूल जो हैं वहाँ पे टीचर्स नहीं है, मैथमेटिक्स और साइंस के, लिमिटिंग हायर एजुकेशन की वहाँ पे अवधियाँ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट चॉइसेस फॉर स्टूडेंट्स नहीं है, उन्हें भी चाय पत्ती की टी गार्डन्स में काम करना पड़ता है। While Sri Lanka takes pride in its public health delivery and indicators, services मतलब ये जो health services हैं, public health delivery और ये सब, प्लांटेशन एरियाज जो हैं, मतलब टी एरियाज जो हैं, ये एस्टेट एरियाज हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है उनकी स्थिति, हेल्थ सर्विसेज नहीं है वहाँ पे। द इंडिया फंडेड हॉस्पिटल ही इनॉग्रेटेड, मिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड, इज़ नो एक्सेप्शन, तो मतलब वहाँ पे भी मतलब हॉस्पिटल में भी अभी डॉक्टरों की कमी है। शॉर्ट स्टाफ्ड एंड ओवरबर्डन, इट इज स्ट्रगलिंग टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। इंडिया ने हॉस्पिटल तो वहाँ पे बना दिया लेकिन वहाँ पे स्टाफ अभी पूरा नहीं है। इंडियन असिस्टेंस टू द डिप्राइव्ड रीजन इज सर्टेनली वेलकम, मतलब इंडिया जो भी मदद कर रहा है वो तो मतलब सिर आंखों पे है, वेलकम है ही, बट एट बेस्ट कैन ओनली सप्लीमेंट। देखिए अब इंडिया की अपनी कंट्री तो है नहीं, इंडिया सिर्फ वहाँ पे मदद कर सकता है श्रीलंकन सरकार की, ये नहीं कि पूरा का पूरा मतलब सारा वहाँ पे खर्चा इंडिया ही करने लगेगा, ठीक है। तो श्रीलंका ऑट टू डिलीवर, अब ये श्रीलंकन सरकार को ये गुहार लगाए इंडिया इनकी तर्ज पे कि आप इनकी मदद करो, इनको ये जो हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन, इनकी जो भी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करें। बेनिफिट्स ऑफ राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड ऑफ हिल कंट्री तमिल्स, अब क्योंकि मैंने आपको बताया इन्होंने एक ही दिशा में वोट किया है विक्रमसिंघे की सरकार के लिए, उसके चलते क्या है कि इनका जो पॉलिटिकल दबदबा है वो बढ़ने लगा है हिल कंट्री तमिल्स का, उसके चलते उनकी सुनवाई होने लगी है। It will take substantial political commitment from the Sri Lankan government to deliver, मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक कमिटमेंट चाहिए
श्रीलंका की सरकार के तरफ से इन लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए, तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिल कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द आइलैंड। मतलब हिल कंट्री में जो कंडीशन है इस हिस्से में श्रीलंका के जो कंडीशन है और रेस्ट ऑफ द श्रीलंका में जो कंडीशन है बाकी के श्रीलंका में, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। उसे फुलफिल करने के लिए सरकार की कमिटमेंट चाहिए पॉलिटिकल। लास्ट दिसंबर द कैबिनेट, श्रीलंका की कैबिनेट ने डिसाइड किया 7 पर्चेज ऑफ लैंड टू एस्टेट रेजिडेंट्स, मतलब ये दिया गया। अब बिलेटेड बट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो बावजूद ये कि ये लेट है, बहुत देरी से आया है ये कदम, लेकिन अच्छा कदम है ये। इंडिया ने भी 14,000 घर बनाने की बात कही है, जो कि राइटर कह रहे हैं कि सिर्फ एक बूंद के समान है। जैसे समंदर में बूंद डालने की बात होती है, 1,60,000 घर बनाने हैं, इंडिया वहां पे 14,000 घर बनाएगा। Acknowledging the estate sector as most deprived, the National Unity Government, मतलब जो अभी सरकार है श्रीलंका में, unveiled ambitious national plan of action for the social development of plantation community। ठीक है, 2016 का इन्होंने प्लान बनाया, 2016 से 20 का, but what it will do with it remains to be seen। अब ये प्लान तो बना दिया है, एग्जीक्यूट इसे करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना होगा हमें आगे चल के, आगे के समय में। तो ये है, आप इस आर्टिकल को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट है एस्से वगैरह के लिए, पीपल कांट बी डेवलप्ड, दे डेवलप देमसेल्व्स। लोगों को आप विकसित नहीं कर सकते, लोग अपना विकास खुद करेंगे। अब मैं हूं, जैसे आपको समझा सकता हूं, कह सकता हूं कि मैप खोलो, एटलस खोलो, मैं आपका विकास इतने तक ही कर सकता हूं, आपको अपना विकास खुद करना होगा। वैसे ही लोग जो है अपना विकास खुद ही कर सकते हैं। ये ब्रीफ में मतलब था, सेंटी जज्बाती कुछ मत हो जाना। विद पॉलिटिकल पावर कम्स एवरीथिंग। मतलब अब एक और पॉइंट क्या है, हमने ये डिस्कस किया, क्योंकि उन्होंने एक ही दिशा में वोट किया, उनके पास में राजनीतिक पावर आ गई। तो डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकल पावर ही सारी तरह की पावर है, उसी से सारे समाधान निकलते हैं, ना कि एलटीटी वॉर जो हुआ या उनसे कोई तरीका हुआ। अब देखिए, हिल तमिल्स ने ये तरीका अपनाया, सेंट्रल एरिया में रहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ श्रीलंका में, ठीक है, ऐसे लिखने के लिए बता रहा हूँ, सेंट्रल प्रोविंसेस में रहते हैं ये लोग। और जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस में रहते हैं, उन तमिलियंस ने क्या किया, एलटीटी वॉर वेज किया, सेम चीज़ को हासिल करने के लिए। कुछ हासिल हुआ नहीं। विद पॉलिटिकल पावर, नॉट द पावर ऑफ द वेपन्स, पॉलिटिकल पावर से ही सब कुछ आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल आप कहाँ दे सकते हो इंडिया में, थोड़ी बत्ती जलाओ, मतलब ट्यूबलाइट के बहुत ट्रेलर देख रहे हो आजकल। पॉइंट यहाँ पे ये है, हमारी कंट्री में नक्सलिज्म है, आप इससे कोरिलेट कर सकते हो कि नक्सलिज्म्स को, ये नक्सलाइट्स को ये समझना होगा कि इसी से, पॉलिटिकल पावर से ही सारे रास्ते होके गुजरते हैं, ना कि पावर ऑफ गन से। ठीक है, तो माओइज्म की जो फिलॉसफी है पावर ऑफ गन, उससे कोई रास्ता नहीं निकलता, भले ही और ज़्यादा इसमें मतलब जटिलताएं हैं इस मुद्दे में। लेकिन एक पॉइंट लिखने के लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जज्बाती होके कहीं अपनी वो हेलो बस्तर वाली किताब जो मैंने बताई थी वो खोल के मत बैठ जाना। तो ये चीज़ें हैं इसमें। They supported the TNA in 2015 elections and with TNA coming to power, their fortunes are changing। क्योंकि उनका जो मतलब अब राजनीतिक अपना वो पक्ष रखना है राजनीतिक गलियारों में, वो रख पा रहे हैं, ये है। अब नीचे कोरा प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो एनालिटिकल, वहाँ पे आंसर रिक्वेस्ट मेरे को करना, ठीक है। जतिन वर्मा नाम से ये प्रोफाइल का एड्रेस है, आप देख सकते हो। तो ये एड्रेसेस मैं वैसे लास्ट में देता हूँ, लेकिन आप लोग तब तक थक जाते हो या सो जाते हो, पता नहीं, वीडियो चलते ही रहता होगा शायद, तो इसके चलते यहाँ पे शेयर कर दिया है। लास्ट आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुडिशरीज यूज ऑफ आर्टिकल 142। देखिए आर्टिकल 142 है क्या, सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऐसी डिक्री जजमेंट पास कर सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट को जरूरी लगे कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूर्ण रूप से इंसाफ करने के लिए जरूरी है किसी भी मुद्दे में, ठीक है, पेंडिंग जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मुद्दा पड़ा है। तो राइटर ये कह रहे हैं, रीसेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई है इन्वोकिंग आर्टिकल 142, तो ये आर्टिकल का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि आपत्तिजनक है राइटर के अकॉर्डिंग। ऑर्डिनरली अ स्टूडेंट ऑफ लॉ would not recognize this provision as a potent tool in the hands of Supreme Court। ये बोल रहे हैं यदि किसी ने लॉ पढ़ी हो तो वो ये बात को समझेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको आधार बना के ये सब बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। सिग्निफिकेंट पॉलिसी इश्यूज में जो कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, किन किन इश्यूज में, ये बोल रहे हैं पहले सालों में, कुछ सालों में देखा जाता था इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 142, मतलब जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उसे यूज कर रहा था वो जनता के लिए भी सराहनीय था, लॉयर्स के लिए भी था, मतलब एडवोकेट जो वकील है उनके लिए भी था, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या होने लगा है, मतलब एग्जाम्पल्स देखो, पॉजिटिव इन्वोकिंग के इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं राइटर ने, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, अगर आप समझो इसे। तो इन्होंने कहा है कि पहले क्या था,
ताजमहल का जो मुद्दा था, मतलब ताजमहल के आसपास जो पोल्यूशन फैल रहा था, वहां पे भी आर्टिकल 142 का यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मार्बल को काला पड़ने से रोका जाए। सिमिलरली जो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब जो लोग जेल में पड़े हैं, जेल में बंद हैं, लेकिन उनका मुद्दा सालों से चल रहा है, ठीक है, वो वहीं पे जेलों में सड़ रहे थे, रॉटिंग इन जेल्स फॉर ग्रेटर पीरियड्स देन मैक्सिमम पनिशमेंट। किसी को 3 साल की सजा होनी थी, लेकिन उसकी तारीख पे तारीख नहीं आई, इसके चलते वो 6 साल से जेल में ही पड़ा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है, उसके कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो जेल में ही रह गया। तो ऐसा मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज के करके हल किया, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। सो विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, मतलब एक ही कलम के एक ही झटके में काफी सारे लोगों का इससे भला हो जाता था, ठीक है। तो ये सारी फैक्चुअल डिटेल्स हैं। पॉवर्टी, गरीबी को हटाया गया, भुखमरी को हटाया गया, इग्नोरेंस को हटाया गया, अनपढ़ता को हटाया गया आर्टिकल 142 का यूज करके। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस ऑफ एप्लीकेशन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर्टिकल 142 वाज इन यूनियन कार्बाइड केस। अब ये केस को समझना है, थोड़ा जाग जाओ जो सो रहे हो। कोर्ट ने फील किया इस नीड को कि टू डिविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब जो पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा यूनियन कार्बाइड केस में क्या हुआ था कि मतलब कार्बाइड गैस लीक जो भी हुआ था, उसके भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, काफी लोगों का नुकसान हुआ था उसमें, तो उन लोगों को मुआवजा देते टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, भले ही कोई कानून बनाया हो पार्लियामेंट ने, लेकिन कंप्लीट जस्टिस जब हम करने को निकलेंगे आर्टिकल 142 के अंतर्गत संपूर्ण रूप से जो हम जस्टिस करेंगे, तो उसमें हम कानून को नजरअंदाज कर सकते हैं। इन दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट वाइल अवॉर्डिंग अ कॉम्पेंसेशन ऑफ $470 मिलियन टू द विक्टिम्स, जो पीड़ित थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के, went to the extent of saying that to do complete justice, सुप्रीम कोर्ट इतनी दूर तक चला गया ये कहते हुए, it could even override, मतलब जो पार्लियामेंट की जो कानून है उन्हें भी नजरअंदाज करके ये डिग्री या जजमेंट कॉम्पेंसेशन दे सकता है, ठीक है। by holding that prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot ipso facto act as prohibitions or limitations on constitutional powers under article 142, ठीक है। ये कह रहे हैं कोई भी प्रतिबाधा लगाई जाए लॉ के द्वारा, लिमिटेशन को इम्पोज करी जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है आर्टिकल 142 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट जो है उसे नजरअंदाज करते हुए अपना जजमेंट दे सकता है। बाय दिस स्टेटमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड इटसेल्फ अबव द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ये ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को मतलब लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की जो कानून बनाए गए हैं उनसे ऊपर रख लिया, अपने ऑर्डर्स को उनसे ऊपर रख दिया, जिसके चलते क्या होने लगा, अब आलम ये होने लग गया, फॉरेइंग इनटू फॉरबिडन टेरिटरी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक म्याद, एक बाउंड्री तय करी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, जुडिशरी के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट इस बाउंड्री में अंदर घुस गया, हस्तक्षेप करने लगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स यहाँ पे हस्तक्षेप करने लगी। फॉर्चुनेटली दिस स्टेटमेंट, जो पहले स्टेटमेंट दी गई थी कार्बाइड वाले केस में जो अभी हमने स्टडी करी, उससे थोड़ा कम कर दिया गया, टोन डाउन कर दिया गया लेटर इन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इट वाज सेड दैट देयर इन दैट the said article could not be used to supplant the existing law but only to supplement the law। मतलब जो आर्टिकल नंबर 142 है, वो जो कानून पहले से बना हुआ है उसे उखाड़ के फेंक नहीं सकता, लेकिन उसे सप्लीमेंट कर सकता है, जैसे जमा का निशान लगा के कुछ इंप्रूवमेंट उसमें कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि पुराने कानून को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाउएवर इन द रीसेंट ईयर्स, लेकिन फिर दोबारा से अभी हाल ही के सालों में देखने को मिला है काफी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में, वेयर इन इट हैज बीन फॉरेइंग इनटू, सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस बाउंड्री में हस्तक्षेप करने लगा है जो कि पार्लियामेंट के लिए बनाई गई है, ठीक है। ये जो जजमेंट्स है हैव क्रिएटेड अनसर्टेनिटी अबाउट डिस्क्रिशन। इन जजमेंट्स के चलते क्या है कि एक असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो पावर्स हैं डिस्क्रिशन की, मनमानी की जो पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 जो देता है, कहां तक फंडामेंटल राइट्स को भी नजरअंदाज करने लगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। व्हाट वी फाउंड इज दैट द कोर्ट इन इट्स एंजाइटी टू डू जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट अपनी मतलब हड़बड़ी में कि जस्टिस करना है, उसके चलते इन अ पर्टिकुलर केस और मैटर हैज फेल्ड टू अकाउंट फॉर फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑफ इट्स जजमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये देखता है एक केस में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूर्ण रूप से न्याय करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनका जो असर और क्षेत्रों पे पड़ेगा, इफेक्ट्स जो उसके पड़ेंगे उनको ही भूल जा रहा है, विच में रिजल्ट इन डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर नॉट बिफोर द कोर्ट एट दैट टाइम। मतलब पेशी तो किसी एक आदमी की थी, केस किसी एक आदमी का था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उस जजमेंट जो आई, उस जजमेंट का जो असर पड़ेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हाई कोर्ट में अगर कोई वकील साइड कर देता है
तो वो उसको हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी जजमेंट देनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन ए का केस था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई और पार्टी बी, पर्सन बी खड़ी थी, उसका केस था, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी, ए वाले केस में केस खत्म, ठीक है, और इनकी फेवर में जजमेंट आ गई या अगेंस्ट आ गई। अब बी हाई कोर्ट में खड़ा था, बिल्कुल अलग केस, 4-5 साल के बाद ये केस आया, कोई भी केस, ठीक है, इन दोनों में कोई मतलब आपसी कोई रंजिश नहीं, मतलब कुछ भी रिश्ता नहीं है दोनों केसेस में, लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट दे दिया। जबकि ये जजमेंट जो 142 के अंतर्गत दिया जाना था, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सिर्फ इस केस में पूर्ण रूप से न्याय करने के लिए हम ये जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग हाई कोर्ट में भी होने लगा, फिर सेशंस कोर्ट्स में भी होने लगा, सब तरह के जो जुडिशियल बेंचेस हैं वहां पे होने लगा। हैविंग अ लुक एट सम ऑफ द केसेस, अब ये फटाफट देखते हैं। कोल ब्लॉक केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से लेकर 2014 तक जितने भी कोल ब्लॉक्स, मतलब जो माइनिंग ब्लॉक्स थे, उनका जो आवंटन किया गया था, एलोकेशन किया गया था, उसको रद्द कर दिया, ठीक है। इवन अ सिंगल फाइंडिंग दैट ग्रांटीज वर गिल्टी ऑफ, विदाउट इवन अ सिंगल फाइंडिंग, बिना किसी पुख्ता सबूत के कि जिनको ये कोल ब्लॉक एलोकेट करे गए थे वो किसी भी तरह से दोषी नहीं थे उसमें, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं, उनका भी अवमानना करी गई, उन्हें भी नहीं ध्यान में रखा गया। द इंडिविजुअल्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं यदि मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे सुनवाई दी जाए, ठीक है। ये नहीं कि मैंने कोई गुनाह किया है तो मेरे किसी समूह को, कोई भी समूह है, कोई भी एनजीओ है, उसको सुन के मुझे सजा सुना दी जाएगी। तो इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखना होता है, इंडिविजुअल्स को सुनवाई देनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल्स को सुना नहीं इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एसोसिएशंस जो थी, मतलब जो भी व्यापारियों की एसोसिएशन थी, जैसे एसोचैम है, फिकी है, उन्हें सुन के ही केस में जजमेंट दे दिया। एसोचैम और फिकी का नाम सिर्फ समझने के लिए लिया है, ये इस केस में पार्टी थे या नहीं थे वो मायने नहीं रखता यहाँ पे। द रिजल्ट वॉज, अब जिन्हें कोल ब्लॉक दिए गए थे उन्होंने कौन सा अपनी जेब से पैसे दिए थे, उन्होंने भी 10,000 का 5,000 करोड़ का लोन लिया था। अब उन्होंने क्या किया, बैंक के लोन देने बंद कर दिए। ये फार रीचिंग जो हमने बात करी कि जजमेंट कहीं और आया, असर कहीं और दिखा। अब ये एनपीएस बढ़ने लग गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के, तो ऐसे ही 2G केस में भी होने लगा, ऐसे ही हर केस में होने लगा, ठीक है। द बैन ऑन सेल ऑफ अल्कोहल अलॉन्ग द नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, अब इसमें क्या किया गया है, 500 मीटर की म्याद जो तय करी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 142 के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाईवेज पे जो अब शराब के ठेके वेके जो बंद करने का आदेश दिया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान में रखते हुए दिया गया कि कंप्लीट जस्टिस करना है, तो उसके चलते ये होने लगा, ठीक है। एडिशनली एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सिमिलर नोटिफिकेशन बाय एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, द कोर्ट एक्सटेंडेड द बैन टू स्टेट हाईवेज एज वेल, मतलब स्टेट हाईवेज पे भी ये बैन को लागू कर दिया गया। तीसरा मुद्दा, द ट्रांसफर ऑफ केसेस फाइल्ड अगेंस्ट पर्सन्स एक्यूज्ड इन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस, उसमें क्या था, 2 जजेस के बेंच ने पहले से एक ऑर्डर पास कर दिया था, ठीक है। तो 3 जजेस की बेंच जो था, मतलब 3 जज, जो बेंच बड़ा होता है उसकी जजमेंट को ध्यान में रख के छोटे बेंच को, 2 जज वाले बेंच को जजमेंट देना होता है, ठीक है। तो 3 जज बेंच ने पहले डिसीजन दिया हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए 2 जज, मतलब उसको नजरअंदाज करते हुए 2 जज के बेंच ने ये जजमेंट दे दिया कि मतलब हम 3 जज के बेंच ने जजमेंट दिया तो भी कोई बात नहीं, हम 2 जज का बेंच अब ज्यादा बड़े हो गए, और बिटवीन द सेम पार्टीज विच वॉज बाइंडिंग ऑन इट, ठीक है, सेम ही पार्टीज थी बाबरी मस्जिद वाले केस में। अभी जो एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और ये सीनियर लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके खिलाफ ये मामला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मतलब रायबरेली अदालत से लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब दोनों केसेस का जो मुद्दा है वो एक साथ चलेगा, तो उसके चलते आर्टिकल 142 इसमें भी दर्शाया गया। तो ये था। अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि देखिए, इन माई व्यू द जजमेंट, मतलब ये राइटर कह रहे हैं, द जजमेंट डिड नॉट मेयरली सप्लीमेंट द लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी जो जजमेंट देता है वो भी कानून बन जाता है, बट सप्लांटेड इट बाय रीजन ऑफ बाइंडिंग नेचर ऑफ 3 जजेस बेंच which was res judicata between the parties, a matter that has been adjudicated by a competent court and therefore may not be pursued further। मतलब देखिए, रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल को नजरअंदाज करा है। रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल क्या है कि एक मुद्दा जो पहले से ही कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब 3 जजेस के बेंच ने डिसाइड कर दिया, ठीक है, उसे आगे ले जाने की कोई जरूरत भी नहीं थी, उसको नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 जज का बेंच लगा के दोबारा से मुद्दे को खोल दिया, ठीक है। और उस मुद्दे को खोल के ये कहा कि अब इनका जो कार्रवाई होगी, जो आगे केस चलेगा वो लखनऊ की अदालत में चलेगा। तो इसमें इसको भी नजरअंदाज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और अपना जो कानून खुद बनाया था 3 जजेस के बेंच के जरिए, ठीक है, उसे जैसा कि हमने देखा कि सप्लीमेंट नहीं किया है, सप्लांट कर दिया, उसे रिमूव करके नया डिसीजन दे दिया। अब
तो ये मुद्दा है। सॉल्यूशन, रेफरल टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन क्या है कि बार बार 142 का जो यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये कह रहे हैं जिन भी मुद्दों में 142 लगाया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को मुद्दा वो सौंपा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के समक्ष रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है? 5 या 5 से अधिक जजेस का कोई बेंच होता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं, ठीक है। सो दैट द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब जो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ठीक है, मे बी द आउटकम ऑफ 5 इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड्स। तो मतलब जितने ज्यादा दिमाग उतने ज्यादा अच्छा जजमेंट होगा, तो उसके चलते ये मुद्दे इनके समक्ष रखे जाएं। ऑपरेटिंग ऑन मैटर्स हैविंग सच फार रीचिंग इम्पैक्ट, तो ये मुद्दे जो आर्टिकल 142 के होते हैं उनका असर कहाँ से कहाँ दिखाई देता है पूरी कंट्री में, इसीलिए 5 जजेस का बेंच हो वही इस पे जजमेंट दे। दूसरी चीज, इन ऑल केसेस वेयर द कोर्ट इन्वोक्स आर्टिकल 142 द गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग आउट अ व्हाइट पेपर। अब आप बोलोगे पेपर तो व्हाइट ही होता है इस स्लाइड की तरह, व्हाइट पेपर मतलब उसमें ये दिखाया जाएगा कि क्या बेनिफिट्स रहे, आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है उसके क्या नफे रहे और क्या नुकसान रहे, क्या बेनिफिट्स हुए और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हुए, जजमेंट के 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसका विश्लेषण करा जाना चाहिए। जैसे लिकर बैन की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, अब अगर उस पर व्हाइट पेपर लेके आएंगे 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो ये देखने को मिलेगा उससे बेरोजगारी हुई है, ठीक है, लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है होटल पे या कहीं पे भी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, 500 मीटर का दायरा क्यों फिक्स किया गया, क्यों नहीं किया गया, तो उस पर विश्लेषण होगा ताकि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को, मतलब ऐसी और जजमेंट्स को देने से पहले थोड़ा सा सचेत रहे कि उसकी जजमेंट्स का भी क्रिटिसिज्म हो सकता है, उस पर भी व्हाइट पेपर निकाला जाएगा बेनिफिट्स और नुकसानों पे, ठीक है। तो ये था। और अभी आगे FAQ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, व्हाट चेंजेस वर मेड टू WPI, तो ये फैक्चुअल नॉलेज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जिससे कि इन्फ्लेशन नापते हैं और जिससे कि इन्फ्लेशन नापने के बाद RBI निर्णय लेता है कि उसे रेपो रेट कट करना है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना है या क्या करना है। WPI also saw its base rate being moved forward to 2011-12, तो 2004-5 से 2011-12 इसको भी कर दिया गया है। This brings it more in line with the consumer price index, which has a base of 2012. अब WPI का बेस पुराना था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस नया था। अब दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से हम उसका एनालिसिस कर पाएंगे जब कभी नेक्स्ट डेटा आएगा, क्योंकि दोनों का ईयर लगभग सेम हो गया है, 2011-12 और 2012। The new WPI series does not include indirect taxes. अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, आप टूथपेस्ट लेने गए किराना स्टोर से, टूथपेस्ट मान लो 100 रुपए की है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी उस पर लगी 115 रुपए, ठीक है। अब क्या इन्फ्लेशन काउंट करने में हमें ये देखना चाहिए कि ये तो टैक्स है, टैक्स के चलते चलो उपभोक्ता को, कंज्यूमर को तो टूथपेस्ट 115 रुपए की पड़ रही है, लेकिन क्या ये सही मायने में महंगाई है? जी नहीं, महंगाई तो वो है यदि 100 रुपए की टूथपेस्ट थी, 15 रुपए तेल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया पर टूथपेस्ट, या 2 रुपए बढ़ गया, तो वो तो महंगाई हुई। लेकिन यदि सरकार टैक्स लगा रही है तो उसे कैलकुलेशन में लेना चाहिए, इन्फ्लेशन की नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होगा फिर, मतलब ज़्यादा डिस्टॉर्शन होने लगेगी। दिस इंसुलेट्स द WPI फ्रॉम इफेक्ट ऑफ पॉलिसी चेंजेस। कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में रेट बढ़ाया जाता है, टैक्स रेट घटाया जाता है, उसका असर अब WPI पे नहीं दिखेगा। WPI अब प्योर निकलेगा बिना टैक्सेस के, ठीक है। WPI जो पहले वाला निकलता था उसमें से माइनस the effect of indirect taxes. It has also modified the weightages of its categories, placing a higher weightage to primary articles while reducing the weightages of fuel and power and manufactured products. तो primary articles का जो वैल्यू है, weightage जो है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। जैसे कि मतलब पहले बास्केट जो थी उसमें प्राइमरी आइटम्स ज़्यादा थी, प्राइमरी आइटम क्या, जैसे अनाज और ये सब, उसे अब दोबारा से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं जैसे कि मतलब मान लो कि शैम्पू और ये सब, उनकी वेटेज है थोड़ी कम कर दी गई है। उससे क्या होगा, जो आइटम्स जो हैं प्राइमरी आइटम्स, ये जो गरीब तबके के लोग हैं उसे ज़्यादा असर करती हैं। तो अब इन्फ्लेशन का जो असर है वो गरीब तबके के लोगों पे क्या पड़ रहा है वो हम ज़्यादा अच्छे रूप से देख पाएंगे। द न्यू सीरीज सॉ 173 न्यू आइटम्स, तो इसमें 173 नई आइटमें डाली गई हैं, जैसे कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के साथ साथ सर्फ एक्सेल और भी जो चीज़ें आप लोग अब कंज्यूम करने लगे हो, ठीक है, ये है। इट विल ऑल्सो कम आउट with a composite food index which combines the food article segment of the primary articles category. अब देखो मैंने आपको बताया ये बास्केट है जो आप लोग मतलब बिग बाजार वगैरह में उठाते हो, ठीक है, उसमें एक और सेगमेंट, पहले तो ये सेगमेंट बनाया किसका, प्राइमरी आर्टिकल्स का, मतलब जो अनाज है और ये सब है जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें से फूड आर्टिकल्स का एक अलग आइटम वो बना दिया गया। फूड आइटम्स क्या है, नमक, आटा, ब्रेड, बटर, ठीक है। और इस तरफ प्राइमरी आर्टिकल्स में और क्या आ जाएगा, टूथपेस्ट। तो इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि
यदि इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से टारगेट करना हो, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फूड आर्टिकल्स को सबसे पहले टारगेट करा जाएगा। फूड आर्टिकल्स पे देखा जाएगा, आरबीआई ये देखेगा कि चलो इन्फ्लेशन ओवरऑल पूरी बास्केट का तो बड़ा ही है, लेकिन फूड आर्टिकल्स में कितना बड़ा है, क्योंकि फूड आर्टिकल्स सबको खाने ही खाने हैं, गरीब आदमी भी खाएगा। यदि फूड आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, रेट को बढ़ा देगा ताकि पैसे की सप्लाई कम हो, और पैसे की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, लोगों के पास में परचेजिंग पावर, खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, और वो क्षमता जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, चीज़ों के पास मतलब दुकानदार वेट कर रहा है, आपका मुंह देख रहा है कि कब आओगे, तो वो कम दाम पे आपको, पहले जब रश होता है तो दुकानदार क्या करता है, 20 वाला जो चीज़ है, कोई भी चीज़ है वो 21 रुपये में, या 19 वाली चीज़ है उसे राउंड फिगर करके 20 रुपये में दे देता है, या फिर और क्या करता है, 19 वाली चीज़ दे देता है और टॉफ़ी दे देता है, ठीक है, क्योंकि आप नाराज़ होगे तो 10 और खड़े हैं, मन नहीं लेना तो मत लो। लेकिन जब आप अकेले जाओगे तो क्या होगा, 19 वाली चीज़ है 19 रुपये, और कायदे से 1 रुपया भी लौटाया जाएगा, छुट्टे की चिक चिक, वो पेटीएम की जो ऐड देखते हो, ठीक है। ये है, दिस शुड प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ फूड प्राइजेस, स्पेशली व्हेन व्यूड टुगेदर विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आरबीआई के लिए टारगेटिंग बेटर हो जाएगी। तो ये था आज का एनालिसिस, और आप लोग अभी यू कैन वेट फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर और 1 आवर, उसके बाद में न्यूज़ एनालिसिस जो आज के हिंदू का था वो भी करेंगे। ये आर्टिकल्स आज के लंबे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ लंबे होंगे, बिकॉज आज सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस करे हैं। तो कुछ कुछ दिन हिंदू थोड़ा फॉर्म में होता है, तो हमें भी फॉर्म में आना पड़ता है। कोरा की प्रोफाइल फेसबुक पेज पे आप थोड़ा टच में रहिए, बिकॉज कुछ पता नहीं, अगर ये यूट्यूब चैनल भी कभी गायब हो गया तो फेसबुक से आप मुझे ढूंढ पाएंगे। स्टडी मेनियाक फेसबुक का पेज है, फेसबुक प्रोफाइल है जतिन वर्मा 0509। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको वहाँ पे बता दिया, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।